आदमी क्या है कम सैलरी में भी ईएमआई करके एक बड़ा घर जो है आज की डेट में ले लेता है। मुंबई के केस में या मेट्रो सिटीज़ के केस में रेंटल लेना ज़्यादा इजी है या फिर ओनरशिप लेना ज़्यादा सही डिसीजन है? किसी का भी घर है ना, वो बहुत ही भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में घर माने एक जैसे होटल का कमरा या लॉजिंग हुई, हमने इधर रहे, हम 2 साल बाद उधर रहे तो रेंट पे घूमते रहते। एक बोलता है यार मुझे 300 लोगों के बीच एक स्विमिंग पूल जहाँ पे 1000 लोग घुस जाए, वो सब नहीं चाहिए। तो हम भारतीय लोग होम खरीदते, हम हाउस नहीं खरीदते। क्या लैंड खरीदना ज़्यादा वायबल है रादर देन कमर्शियल या रेसिडेंशियल लेना? अंग्रेजी में कहावत है, लैंड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे डोंट मैन्युफैक्चर इट एनी मोर। लैंड आज सेकेंड होम भी है। वही लैंड जहाँ शहर बन गया वो इंडस्ट्रियल जोन में भी आ जाता है, शहर पॉपुलेटेड हो गया तो वो आर जोन में आ जाता है, और हर बार आपकी लैंड एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। जब सेलिब्रिटी जो लोग हैं जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर जैसे लोग जो हैं वो मुंबई के अंधेरी, खार, बांद्रा, बोरीवली तक में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या फ्लैट बाइंग, एक अपार्टमेंट लेना मुंबई में अच्छा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं है? तो बहुत बार बॉलीवुड को प्रोजेक्ट से जोड़ना एक मार्केटिंग टूल भी होता है। पुराने टैक्स रेजिम में अगर आपको 100 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स भरना है तो आपको रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में अगर आप ले लो तो वो टैक्स आपका माफ़ होता था, बट वो आपको कम दिखेंगे अब, क्योंकि इस पे कुछ ऑल पैन इंडिया सबसे अच्छा स्टेट या शहर कौन सा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2x, 3x या 10x हो सकता है? यहाँ मैं एक अच्छी टिप दे देता हूँ आपके शो पे। आप जो बिल्डिंग, हमने इस पॉडकास्ट में रियल एस्टेट के तीनों एस्पेक्ट को कवर किया। एक है बायर्स एस्पेक्ट, दूसरा है इन्वेस्टर एस्पेक्ट। इन्वेस्टर एस्पेक्ट में तो हमने रीट्स के बारे में बात की है, कैसे आपके पास सिर्फ 10,000 हो तो भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा है डेवलपर एस्पेक्ट, कैसे रियल एस्टेट कानून डेवलपर के खिलाफ या साथ है और कैसे आपकी सोसाइटी सेल्फ रिडेवलप कर सकती है। तो एंड तक बने रहिए। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को 10x करना चाहते हैं, पूरा पॉडकास्ट देखिए। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर एंड एडवोकेट हर्षुल सावला जी, जो कि एक नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और करंट चेयरमैन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च है क्रेडाई में। आज वो हमारे साथ उनका पूरा एक्सपर्टीज शेयर करने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हर्षुल, जो मुंबई या पैन इंडिया में इनकम ग्रुप है उसमें आप देखोगे कि बहुत कम लोग 50,000 के ऊपर का इनकम लेते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 20% ही होंगे जो 50,000 से ऊपर लेते हैं। लेकिन ये जो EMIs हैं घरों के, जो एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में है, वो तो मिनिमम 40-50,000 महीने का जाता ही है। तो इन लोगों के लिए घर कहाँ बन रहे? मतलब ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे मेट्रो? एक्सेप्ट फॉर MMR या मुंबई को छोड़ के बाकी अगर हम सिटीज़ को देखें, जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, NCR है, ये सब 7 सिटीज़ को हम टियर 1 सिटीज़ बोलते हैं। और उसको छोड़ के अब जो हमारी इमर्जिंग सिटीज़ है वो 200 से ऊपर इमर्जिंग सिटीज़ है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जो आज बी टाउन है बोल सकते। हाँ, जिसे हम टियर 2 या टियर 3 बोलते हैं एज पर गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन। मैं उनको हमेशा इमर्जिंग सिटीज़ कहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि यही जो शहर है जो इंडिया का ग्रोथ इंजन बनेंगे। क्योंकि हमने टियर 1 पे बहुत ज़्यादा लोड ऑलरेडी डाल रखा है, और पैंडमिक के बाद हमने देखा है कि ये इमर्जिंग सिटीज़ में बहुत रियल एस्टेट की ग्रोथ हुई है। मॉल्स, ब्रांडेड रेसिडेंसेस। आज उड़ीसा जैसे स्टेट में, भुवनेश्वर जो उनका कैपिटल है या उनका शहर में ब्रांडेड रेसिडेंसेस हो रहे हैं। तो आज वहाँ पे 30-30, 40 माले के टावर बन रहे हैं। तो वो जो प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, और वहाँ क्या एंटरटेनमेंट की चीज़ें कम है, तो मॉल बहुत बड़ा हिट हो जाता है एक इमर्जिंग सिटी में। क्रेडाई जो संगठन है वो 256 सिटीज़ के अंदर मौजूद है। तो अगर हम ये 8-9 सिटीज़ जिसे हम टियर 1 बोलते हैं उसे हम अगर निकाल दें इक्वेशन में, तो भी हमारे पास 250 के आसपास की सिटीज़ हो जाती है जहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। जॉब एम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि लोग इंजीनियर बनने के तो और उधर कैसा है कि हमें पहले एक दौर ऐसा था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग टियर 1 सिटी आते थे,
मुंबई आते थे या दिल्ली जाते थे। बट अब एक पैंडमिक के बाद देखा गया है कि बहुत सारे जॉब्स वैसे हैं जो ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको खुद के शहर में भी मिल रही है, क्योंकि जो किस्म से भारत डेवलप हो रहा है वहाँ पे ये इमर्जिंग सिटीज़ पे बहुत बड़ा फोकस रहा है। जिस वजह से जो मुंबई आते थे वो लोग जा रहे वापस, वो बोलते हमें पगार कम होगी चलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। आज मुंबई में पगार ज़्यादा है लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है कि सेविंग नहीं हो सकती। तो अगर हम हमारे परिवार के साथ रह सकते हैं, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और उसी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली मेरा मानना है कि इनकम लेवल्स भले कम हो बट क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है बाकी शहरों में और रियल एस्टेट के दाम बहुत कम है। रियल एस्टेट क्यों इतना महंगा होता है, इसके प्रमुख दो ही कारण होते हैं। एक जो होता है लैंड कॉस्ट, क्योंकि लैंड फाउंडेशन है हर रियल एस्टेट की। टियर 1 सिटीज़ में लैंड बहुत ज़्यादा महंगी है, मुंबई में तो अतिरिक्त महंगी है लैंड है भी नहीं, क्योंकि हम सब बाजू समुंदर से घिरे पड़े हैं, सॉल्ट पैन्स है, नेशनल पार्क्स है, डिफेंस एरियाज़ है, तो कुछ ज़्यादा लैंड बची नहीं है। तो वो लैंड जो बची है उसी को बहुत महंगा बन चुकी है। दूसरा जो रहता है गवर्नमेंट जो प्रीमियम्स चार्ज करती है। आज मुंबई में किसी भी प्रोजेक्ट का 30% कॉस्ट गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, तो ये दूसरे शहर में इतने ज़्यादा नहीं है। तो अगर रैंकिंग दी जाए ना तो मुंबई के प्रीमियम इतने हैवी है कि उसके बाद 10 स्पॉट तक किसी का मुकाबला नहीं होगा, इतने ज़्यादा प्रीमियम दिल्ली एनसीआर या नहीं है इतना। कोई भी नहीं। क्रेडाई की एक रिसर्च हुई थी जिसमें हमने सारे शहरों के प्रीमियम चार्जेस निकाले थे। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि बॉम्बे की बीएमसी वर्ल्ड की रिचेस्ट बीएमसी है। आपको पता है हमारा एक कोस्टल रोड बना है जो नरीमन पॉइंट को वर्ली से जोड़ता है और आप केवल 5 या 7 मिनट में पहुंच सकते हो वर्ली, जो पहले 1 घंटा भी लग सकता था। वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलपर के दिए गए एक प्रीमियम से बना है जिसका नाम है फंजिबल प्रीमियम। डेवलपर कोई 40 प्रकार के प्रीमियम देता है, उसमें से एक ही प्रीमियम है फंजिबल, जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट बन गया है। तो आप सोच सकते हो कि किस मात्रा में गवर्नमेंट चार्ज करती है बॉम्बे के डेवलपर्स को। अब ये जो दो इक्वेशन है आपकी लैंड और आपके गवर्नमेंट प्रीमियम, अगर उसको लोड निकाला जाए तो रियल एस्टेट के दाम मुंबई के अंदर भी 60% गिर जाएंगे। अब 60% अगर मुंबई के दाम गिर गए तो आपको मुंबई भी अफोर्डेबल लगने लगेगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो सेम आता होगा। एग्जैक्टली। तो जिसके अंदर हम रहते हैं वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या ही वेरिएबिलिटी आएगी। तो जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेम है और डेवलपर के मार्जिन्स तो डिफाइंड है, सब जगह पता है, लिस्टेड डेवलपर्स है, आप किसी भी बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, तो जो ऊपर का कॉस्ट कहाँ जा रहा है वो ये लैंड और प्रीमियम्स में जा रहा है। और लैंड कॉस्ट और प्रीमियम के वजह से ही ये जो दाम बढ़ते जा रहे हैं। बट बाकी के शहरों में ये दिक्कत नहीं है, जिस वजह से लोग को पसंद आ रहा है। आज जितने में मैं एक 3 BHK बॉम्बे में लेता हूँ उतने में तो मैं मेरा बंगलो बना लेता हूँ एक इमर्जिंग सिटी में। अभी गांव में मैंने बंगलो खर्चा किया तो 32 लाख में G+1 बंगला बन के तैयार है। आपको वसई विरार में एक 1 BHK मिलेगा इस दाम में। हाँ, जितने में आपका पूरा बंगलो बन गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विद फाउंडेशन उतना हुआ। तो आदमी क्या सोचता है कि मुझे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है तो मैं उधर जाता हूँ। ब्लैकस्टोन करके एक कंपनी है, उनकी एक रीट है जिसमें एक रीट ऐसी है जो सिर्फ मॉल्स के ऊपर है, जिसे नेक्सस सिलेक्ट रीट करके बोलते हैं। उनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे ना, 70% ऑफ द मॉल्स विच आर इन देयर पोर्टफोलियो वो सारे इमर्जिंग सिटीज़ में, चंडीगढ़ के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर है, तो ऐसी ऐसी जगहों पे मॉल्स है और वो ज़्यादा चलते हैं। आप किसी भी रिटेलर से बात कीजिए कि भाई तुम्हारा रिटेल का धंधा कहाँ चलेगा, तो बोलता है इमर्जिंग सिटी में धंधा सबसे ज़्यादा चलता है। क्योंकि शहरों में बहुत सारे मॉल बंद पड़े हैं। थाना में देखिए, शहर वालों को समय नहीं है, वो तो ऑनलाइन में जाते हैं। हाँ करेक्ट। और वहाँ के लोग के पास समय है, हाँ, तो वो खरीदने समय नहीं है, जाते ये भी पॉइंट एक है। मतलब तो यहाँ वाले लोग तो बड़ी सी बड़ी चीज़ ऑनलाइन मंगा लेते हैं। और दूसरा पॉइंट ऑप्शंस भी बहुत है ना मॉल्स के, और उनके लिए तो ये क्या एक दिन की एक्टिविटी बन जाती है, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट बन जाता है। तो इसके लिए जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है और जो देखा गया है खास करके पैंडेमिक के बाद, मेरा मानना है अगला ग्रोथ इंजन हमारा इमर्जिंग सिटी है। मेरा मानना है सस्ता रियल एस्टेट और इफेक्टिवली क्वालिटी रियल एस्टेट आपको अब उधर मिलेगा। लेकिन फिर हर्षुल आप ये बोल रहे हैं कि बम्बई छोड़ के आप बाहर जाओ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? मेरा बोलना है पैसे कमाओ बहुत ज़्यादा और फिर बम्बई आ जाओ। लेकिन नहीं तो बम्बई में रहो मत। बॉम्बे में रहना मुश्किल
इसके लिए होते जा रहा है। KDMC या कल्याण महानगर कल्याण पालिका डोंबिवली। उस साइड में जाना फिर अफोर्डेबल हो जाता है लोगों को। हाँ, बट अफोर्डेबल की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अफोर्डेबल की डेफिनेशन मूल अंतरातर रखती है कि 45 लाख के अंदर हो, बट वो डेफिनेशन सही नहीं है। अफोर्डेबल की डेफिनेशन होनी चाहिए आपकी स्क्वायर फुट से, क्योंकि हो क्या रहा है, ये 45 लाख को मैच करने के लिए बिल्डर साइजेस कम करते जा रहा है, और साइज़ कम करना ये सही चीज़ नहीं है। आदमी आज एक जेल में भी जाता है तो उसकी कोई साइज़ होती है, प्राणी को जू के अंदर भी पिंजरे की एक साइज़ मिलती है। आप क्या साइज़ दे रहे हो? ये तो ऐसी बात हो गई, रफल लेस 10 रुपये की मिलती थी 10 साल पहले, अभी भी 10 रुपये में मिलती है, बट हवा पैकेट में ज़्यादा बढ़ गई है तो ये चिप्स कम हो गई है। अभी तो बेडरूम में तो क्या है, बेड रखने के बाद चलने की भी जगह नहीं होती। नहीं, चलना कहाँ है, आपको दरवाज़ा खोलना और कूदना है उसके ऊपर, चलना क्यों है, आप सीधा कूदो। सो ये जो एक तरीका है ना, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत डिस्कस होता है, सबके लिए घर, ये प्रधानमंत्री की एक विश लिस्ट है, आवास योजना है वगैरह, और उसके रिलेटेड बहुत सारे कंसेशंस है, बहुत सारे डिस्काउंट्स है, बट उसको लिंक किया जाता है अगर आप घर दे रहे हो 45 लाख में, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। आपको जो भी करना चाहिए वो लिंक करना चाहिए विथ स्क्वायर फुट ऑफ द फ्लैट। अगर 600 फुट का फ्लैट आप बनाते हो, कहाँ भी बनाओ आप 600 फुट, आप 600 फुट चाहिए साउथ मुंबई में बनाओ, इट शुड कम इन दैट, क्योंकि उस एरिया के लिए तो वो अफोर्डेबल है। तो जिस लोकेशन में आप अगर वो साइज़ बनाते हो, वो अफोर्डेबल सेगमेंटेशन में जाना चाहिए। तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक ह्यूमन की क्वालिटी भी तो एक इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो। आप एक टिकट साइज फोकस जो है ना, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, स्कीम बन जाती है 10 साल तक कोई देखता नहीं, अब वो कॉस्ट तो पार्किंग की हो जाएगी। साउथ बॉम्बे में एक गराज बिकता है उतने में 50 लाख में, जितने का घर अफोर्डेबल हाउसिंग माना जाता है। तो ये डेफिनेशन नीड्स टू बी री लुक्ड एट कि अफोर्डेबल हाउसिंग सही मायने में क्या होता है, और अगर ये स्क्वायर फुट से लिंक किया गया तो बहुत मात्रा में प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि उनको GST 1% है, उनको प्रीमियम्स में बहुत छूट है, बहुत सारी अन्य सुविधाएं दी गई है डेवलपमेंट के लिए, जिससे कॉस्ट कम किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वैसे अगर आप देखेंगे एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स, अफोर्डेबल हाउसिंग के लॉन्चेस 25% कम हो चुके हैं। उसकी बहुत बड़ी कारण ये है कि वो वाइबल ही नहीं बैठ रहा अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, और कई जगह खाली भी पड़े हैं वो क्योंकि ये नहीं बैठ नहीं रहा इसका गणित। तो ये थोड़ा रीलुक करना चाहिए मेरे हिसाब से, और फिर ये अच्छी तरीके से बैठेगा। बट तब तक आपके जो इमर्जिंग सिटीज़ है, आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम। हम एक नया मुंबई देख रहे हैं, मुंबई 3.0 जिसे हम कहते हैं, या मुंबई 4.0। सो आपके जो एक्सटेंडेड सबर्ब्स है, एक बार हम नवी मुंबई क्रॉस करते हो, थाने क्रॉस करते हो, पालघर का जो रीजन है, बोईसर का जो रीजन है, ये सबको हम मुंबई 3.0 कहते हैं। और उधर इंफ्रास्ट्रक्चर भारी मात्रा में आ रहा है। उधर एक ऐसा विचार है कि जो मुंबई जैसे विकसित हुआ था, खैर वो थोड़ा अनप्लान्ड था, तो उसके कंपैरिजन में नवी मुंबई को एक प्लान्ड सिटी बनाया गया है। वैसे ही मुंबई 3 और मुंबई 4 जिसकी बात की जाती है, अब सेकंड एयरपोर्ट लाइव हो रहा है, ऑलरेडी थर्ड एयरपोर्ट अनाउंस हो चुका है। तो ये जो आपका पालघर बोईसर का जो एरिया है, उधर जो अनाउंस कर रहे हैं इन लोग थर्ड एयरपोर्ट, उसमें आपको फैसिलिटीज़ क्या मिल जाएगी कि एक पोर्ट है, वाधवन पोर्ट, आपकी बुलेट ट्रेन भी रुकने वाली है उधर, आपके पास एयरपोर्ट भी आ जाता है, ऑटोमेटिकली बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी की चीज़ें गिरना शुरू हो जाएगी, और इससे आपका मुंबई मेन सिटी से लोड कम हो जाएगा। और पहले से ही पालघर और बोईसर में MIDC है ही, मतलब एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनके पास पानी है बिकॉज ऑफ द पोर्ट। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी इन प्लेस है, और वहाँ पे लोग अभी से रियल एस्टेट में बंगलोज ले रहे, रो हाउसेज ले रहे। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड हेल्दी साइन। तो मुंबई को बड़ा करना ज़रूरी है, और मुंबई बहुत छोटा है, और वही एक ही जगह है जहाँ मुंबई बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ तो वाटर लॉक है ही, तो ऊपर ही जा सकता है। ईस्ट वेस्ट बढ़ नहीं सकता, नॉर्थ साउथ ही ग्रोथ हो सकता है। वही हो सकती है। इससे ना एक सवाल जो है, जो इनिशियली लिया था, उसी को वापस मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि आदमी क्या है, कम सैलरी में भी EMI करके एक बड़ा घर जो है आज की डेट में ले लेता है। लेकिन क्या जो फाइनेंशियल गुरुज होते हैं ना, वो उनका एक कॉन्सेप्ट चलता है कि आप ओनरशिप क्यों आप एक फ्लैट लेने जा रहे हैं, जबकि आप रेंटल भी में लेकर आप उसको पूरी लाइफ टाइप आपकी जो है वो गुजार सकते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट क्या सही है, और मुंबई के केस में या मेट्रो सिटीज़ के केस में रेंटल लेना ज़्यादा इजी है या फिर ओनरशिप लेना ज़्यादा सही डिसीजन है? मैं आपको बोलता हूँ, एक हाउस और होम में फ़र्क क्या होता है। तो हम भारतीय लोग होम खरीदते हैं, हम हाउस नहीं खरीदते। वो फ़र्क है इमोशन का, वो फ़र्क है कल्चर का, वो फ़र्क है सोशल एस्पेक्ट्स का, वो फ़र्क है सोसाइटी का। तो एक बड़ा जज्बाती डिसीजन रहता है घर लेना, एक बड़ा इमोशनल डिसीजन रहता है घर लेना। किसी का भी घर है ना, वो बहुत ही भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में घर माने एक जैसे होटल का कमरा या लॉजिंग हुई, हमने इधर रहे, हम 2 साल बाद उधर रहे, तो रेंट पे घूमते रहते। हम झाड़ के जैसे जुड़े हुए हमारी जगहों से। आज पार्ला ईस्ट के आदमी को पार्ला वेस्ट नहीं जमता, तो शहर बदली करना या लोकेशन बदली करना तो बहुत दूर की बात है। वो बोलेगा पार्ले ईस्ट और पार्ले वेस्ट में इतना फ़र्क है, तुमको पता है पार्ले ईस्ट में ये सब है जो वेस्ट में नहीं है। तो वो अंधेरी नहीं जाएगा, वो सेंटा क्रूज नहीं जाएगा, वो पार्ला ईस्ट में ही रहेगा। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोच है, हमारे जो लोग हैं, वो अक्रॉस इंडिया ये जज्बात से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, अगर आप देखना जाओ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं हर चीज़ भाड़े पे ले सकता हूँ तो मैं उसको खरीदूँ नहीं, ये वाली सोच वेस्टर्न है पूरी, जिसका फिनेंशियली भी अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ सेंस नहीं बनता। क्योंकि यहाँ ले तो लोगे रेंट के ऊपर, बट हमारे जो मकान मालिक है उनका माइंडसेट कैसा है, सोसाइटी का माइंडसेट कैसा है। हमने पैंडमिक में किस्से देख लिए, सडनली मकान मालिक ने बोल दिया भैया खाली कर दो, सोसाइटी बोलता अरे तू तो भाड़ूत है, तू भाई इतना आवाज़ मत कर, तू मालिक नहीं है इस चीज़ का, चाहे आप 10 लाख रुपया रेंट दे रहे हो। आज बेसिक से बेसिक चीज़ें जो रहती है, आदमी की शादी नहीं होती, बोलती तुम्हारा खुद का घर है कि नहीं। तो हमें जब भी ये सोचना चाहिए फ्रॉम आवर सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, घर एक ऐसी चीज़ है जो अप्रिशिएट भी होती रहती है। आज हम रीडेवलपमेंट का एक बूम देख रहे हैं पूरी मुंबई में, वहाँ पे लोगों के नेटवर्थ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आज 1000 फुट का फ्लैट है आपका बैंड्रा में, उसकी वैल्यू समझो 4 करोड़ रुपया है। आज आपको ऑफर आ रही है कि हम आपको डबल एरिया दे देंगे, मतलब 2000 फुट, और बिल्डर जायज़ा है कि ऐसी बिल्डिंग बनाएगा जहाँ 60-70 हज़ार का भाव आए, नहीं तो उसको ये सब परवड़ेगा नहीं, इतना रेंट कॉर्पस वगैरह। तो आपका 1000 फुट का फ्लैट जो 4 करोड़ का था वो बन जाएगा 2000 फुट का, और 70,000 का भी भाव गिनो तो 14 करोड़ का हो जाएगा। मतलब आपकी नेटवर्थ 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। अब यही वो बैंड्रा का फ्लैट अगर आपने भाड़े पे लिया होता तो कौन सा मल्टी बैगर है जो आपको 3 गुना दे के जाता था। तो घर के इंट्रिंसिक फ़ायदे ऐसे है, ये मैं कहता हूँ ये डिप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। इनफैक्ट जितना डिप्रिशिएट होता है उतना आपको मल्टीप्लायर देके जाएगा, क्योंकि फिर रीडेवलप होता है। तो घर जो चीज़ है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, और मुझे नहीं लगता है रेंटल इज़ अ वे आउट। हाँ, अनलेस मेरा घर और कोई शहर में है और इस शहर में मैं टेम्पररी हूँ तो ठीक है, ट्रांसफरेबल जॉब है। एग्जैक्टली, आपका ट्रांसफरेबल है, वो सब फैक्टर से तो अलग बात है। शादी नहीं हुआ है, मुझे सेटल कहीं और होना है। एग्जैक्टली, तो मतलब पर मेरा एक परमानेंट घर तो कहाँ तो हिंदुस्तान में होना चाहिए, जिसे अल्टीमेटली मैं कह सकूँ यार किधर भी थका हारा मैं उधर जाऊँगा अल्टीमेटली, और मैं सोऊंगा, ये मेरा खुद का घर है, चाहे जो भी हो जैसा भी हो। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से हर चीज़ को हम फिनेंशियल प्रूडेंस की दौर से नहीं तो खाना नहीं खा पाएंगे, कपड़े नहीं पहन पाएंगे, लोग ऐसे ही टावले में घूमते रहेंगे, बोलेंगे ये भी क्यों, ये भी तो वेयर आउट होगा लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे सब जगह। तो ये मैडनेस है, इसको कहीं तो एंड करना है। लोग इसी लॉजिक में वो को लिविंग, को वर्किंग, और कोविड के साथ ये सब को निकल भी गए जितने भी को थे वो सब बंद हो गए। तो ये कहीं तो रोकना ज़रूर। लेकिन एक चीज़ वापस मैं रिस्क में आता हूँ, आप अभी हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग की भी बात कर रहे थे। सो मुंबई जैसे शहर में, जैसे आप कह रहे हैं, कुछ चीज़ें तो अफोर्डेबल है ही नहीं और कुछ चीज़ें लोग वहाँ जाना चाहते नहीं हैं। तो अब खुद का घर लेना, जैसे आपने कहा, इट इज़ ऑल्सो एन इमोशनल डिसीजन। तो कहाँ घर लें, क्या कितने अपनी हैसियत से कितने ऊपर घर लें तो वो अफोर्डेबल कहलाएगा? यार मैं एक अच्छी टिप दे जाता हूँ आपके शो पे। आप
जो बिल्डिंग लगती है रीडेवलपमेंट में जा सकती है ना, वहाँ घर ले लो, सस्ता भी मिलेगा, बड़ा भी हो जाएगा और रेंज में बैठ जाएगा। बहुत अब तो रीडेवलपमेंट की धूम लगी पड़ी है, पूरी मुंबई रीडेवलप हो रही है जैसे कि। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ, इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, छोटी छोटी खोलियाँ रहती है जो साउथ बॉम्बे में आप देखोगे, चॉल्स जहाँ जो रहती है, 40 यूनिट के बीच एक कॉमन टॉयलेट रहता है वगैरह, वो टाइप का, जो 300 फुट से छोटी रहती है, 150 फुट 200 फुट, आज भी वो 50 लाख 60 लाख में मिल जाती है, ऑलमोस्ट स्लम के भाव में मिलती है। गिरगांव जैसे बाहरी गिरगांव वगैरह थाना जैसे में, एरिया अपना में, डोंबिवली में या थाना में भी अभी कम हो गए हैं, एब्सोल्युटली, दादर गिरगांव, यहाँ ये सारे 150 फुट के रूम एज पर गवर्नमेंट लॉ, सिंगल बिल्डिंग भी बने ना तो ये 405 बन जाते हैं, 3 टाइम्स। दूसरा, अगर ये क्लस्टर में गए, क्लस्टर म्हणजे आपका सिटी के अंदर 1 एकड़ हो अगर प्लॉट एरिया, चाहे एक ही प्लॉट हो चाहे 2-3 प्लॉट हो मिलके, 1 एकड़ हो, और सबब में 1.5 एकड़ हो, 1 एकड़ यानी 4000 स्क्वायर मीटर, करीबन 45,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट हो, तो उनको 150 फुट वालों को 600 फुट मिल सकता है, 600 स्क्वायर फुट, 4 टाइम्स, तो वो ले लो। तो भैया अफोर्डेबिलिटी तो है मुंबई में, चीज़ कौन सी लेनी है वो सही है। आप सीधा एक ब्रांड न्यू चकाचक बिल्डिंग में डेवलपर से बात करोगे, बोलोगे अफोर्डेबल नहीं है, तो नहीं बैठेगा। प्री प्लान करना पड़ेगा, पहले से ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। ये शहर महंगा है, ये तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क यार अफोर्डेबल हाउसिंग बना नहीं रहा है, न्यूयॉर्क कैसे बनाएगा? कैलिफोर्निया में कोई सस्ते घर नहीं मिल रहे भाई, नहीं मिलने वाले। तो वो समझना जरूरी है। व्हेन वी टॉक ऑफ मुंबई, वी आर टॉकिंग ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल, वी आर टॉकिंग ऑफ द स्टेट विच कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडियाज इनकम टैक्स। वो बदले में कुछ लेता नहीं है, इतना सारा दे जाता है। तो वो सिटी महंगी नहीं रहेंगी तो और कौन सी सिटी महंगी रहेगी? वो तो शान है। ये तो इवन एक मतलब आपका जो है टिप हुआ, ये फॉर इन्वेस्टर्स भी हुआ 100%। मतलब होम ओनर्स तो है ही है, एब्सोल्युटली। इन्वेस्टर जिनको रियल एस्टेट पसंद है, बोलते यार ये बहुत महंगा होता। अच्छा, पुराने घरों पे जीएसटी नहीं होती तो आपको 6% वो भी बच जाता है। तो आपको तो केवल ड्यूटी भरनी है, वो छोटा 50 लाख का यूनिट ले लो, या जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाने वाली है वैसे फ्लैट ले लो। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको रीडेवलपमेंट में नहीं जाना रहता है, वो बेच देते अपने फ्लैट, वो फ्लैट ले लीजिए। लेकिन अभी ना होम ओनरशिप है ना, जनरली जैसे आपने कहा इमोशनल डिसीजन है, तो मैं पुरानी बिल्डिंग में क्यों लूँ? नई बिल्डिंग हो, ब्रांडेड बिल्डिंग हो, भले उसमें घर छोटे हों लेकिन एमिनिटीज़ ज़्यादा हों, ऐसे फ्लैट लेने के पीछे बहुत लोग पड़े रहते हैं। तो वो क्या बैड इन्वेस्टमेंट है या फिर बैड होम ओनरशिप या लेने का एक्सपीरियंस है? इनफैक्ट हमारे शहर में ना दोनों टाइप की सोच सही है। एक है कि मुझे स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रहना है, एक है जो मुझे टाउनशिप में रहना है। और मुंबई ऐसा शहर है, मैं बोलूँगा, जहाँ पे ये दोनों किस्म के लोग मिलेंगे। एक बोलता है यार मुझे 300 लोगों के बीच एक स्विमिंग पूल जहाँ पे 1000 लोग घुस जाए, वो सब नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, छोटी बिल्डिंग हो, छोटी सोसाइटी हो। रही बात जिम जाने की, स्पा जाने की या क्लब जाने की, तो मेरे पास तीनों की मेंबरशिप है। मैं मेरे जिम चले जाता हूँ, मैं मेरे क्लब चले जाता हूँ शाम को, और मैं स्पा चले जाता हूँ। वो सब मेरे को बिल्डिंग में नहीं चाहिए। मैं कोई रिसोर्ट में थोड़ी रह रहा हूँ, मैं कोई होटल में थोड़ी रह रहा हूँ। ये मुंबई शहर है, आप एक पत्थर फेंको तो 5 स्पा और 10 जिम को लग जाता है। तो यहाँ पे ऐसी थोड़ी है कि हम कोई एक ऐसे बंजार शहर में जहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है कि हमें सब अंदर चाहिए। तो वो एक सोच वाले लोग हैं। दूसरे के नहीं भैया, हमें तो सब कुछ अंदर ही चाहिए। तो और मुंबई में ये दोनों किस्म के लेआउट बिकते हैं और बढ़िया तरीके से बिकते हैं, क्योंकि इसमें कैसा है, दोनों सोच वाले लोग हैं जिनको स्टैंड लोन भी चाहिए। और बहुत सारे शहर है, जैसे आप एनसीआर में जाओ, लोग को लेआउट, टाउनशिप, एमिनिटीज़ वाली चीज़ें ही चाहिए। आप कितना बोलो, वो स्टैंड लोन नहीं लेंगे। वो बोले स्टैंड लोन लेना है तो हम हमारी कोठी बनाएंगे, हम हमारा बंगलो बनाते हैं, हमें नहीं चाहिए आपकी ये वाली स्कीम। और थोड़े शहर है, जैसे हैदराबाद में जाओ, उनको टाउनशिप चाहिए जो बंगलो वाली हो, मतलब कॉमन क्लब हाउस चाहिए, कॉमन सिक्योरिटी चाहिए, गेटेड कम्युनिटी चाहिए, लेकिन सारे बंगलो वाली। तो वो भी एक किस्म की सोच है। तो हर शहर का अपना एक फैब्रिक है।
मुंबई का मेरा मानना है कि दो विचारधारा के लोग हैं और दोनों बढ़िया तरीके से रहते हैं। इसके लिए आप स्टैंड अलोन रीडेवलपमेंट भी देखोगे छोटे प्लॉटों का, और आप बड़े स्कीम्स भी देखोगे। तो अभी इसमें वापस इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि क्या लैंड खरीदना ज़्यादा वायबल है रादर देन बिल्टअप पर्सपेक्टिव में कमर्शियल या रेसिडेंशियल लेना। अंग्रेजी में कहावत है, लैंड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे डोंट मैन्युफैक्चर इट एनी मोर, क्योंकि ये बन ही नहीं पाती। जो लैंड है वही है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें, लैंड से बढ़िया इन्वेस्टमेंट और कुछ है ही नहीं, ना हो सकती है, क्योंकि लैंड आज सेकंड होम भी है। वही लैंड जहाँ शहर बन गया वो इंडस्ट्रियल जोन में भी आ जाता है, शहर पॉपुलेटेड हो गया तो वो आर जोन में आ जाता है, और हर बार आपकी लैंड एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। तो लैंड की वैल्यू पे तो कोई डिबेट नहीं है। अगर आप ले सकते हो तो लैंड लीजिए। बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अभी प्योर अपना पूरा मॉडल ही सेकंड होम पे बना दिया है और वो लैंड बेच रहे हैं आपको। जैसे हाउस ऑफ अभिनंदन लोड है, बहुत खूबसूरत मॉडल है कि आप धरती से जुड़े हुए हो, आप 1 गज धरती आपके नाम पे चढ़ा लो, और वो भी ब्रांडेड प्लॉटेड डेवलपमेंट है। मतलब हमने सब चेकिंग की है, टाइटल देखा हुआ है। आप जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे लेते हो वैसे आप आपका बंगलो बुक कर दो, फुल्ली डिजिटल। तो ये जो सोच है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि लैंड कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि लैंड बनती ही नहीं है। लेकिन है ना, लैंड का एक जो प्रॉब्लम है, जैसे हर जगह ब्रांडेड तो डेवलपर है नहीं जो ये बेचेगा। तो जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे आप किसी इंडिविजुअल से खरीदते हो या किसी कंपनी से खरीद लेते हो, वहाँ पे जो लीगल एस्पेक्ट्स है ऑफ द लैंड वो भी आते हैं, जैसे एंक्रोचमेंट कर लेते हैं लोग। तो उससे कैसे बचा जाए? आपका अभी तो खैर बहुत सारे डेवलपर्स, बड़े डेवलपर्स, जैसे हमेशा कोई एक सक्सेस पाता है एक मॉडल में तो बहुत लोग उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको समझ में आता है कि ये मॉडल भी अवेलेबल है जिसमें बिजनेस किया जा सकता है। तो अभी बहुत सारे डेवलपर्स आर लुकिंग एट दिस मॉडल, जिसे प्लॉटेड डेवलपमेंट या ब्रांडेड हाउसिंग कहते हैं। तो आपके पास जो सोचो नाम बड़े वाले लिस्टेड वाले, वो सब ये मॉडल में अब अवेलेबल हो चुके हैं। बट उसके सिवाय भी अगर समझो आपको कोई ज़मीन लेनी है जिसमें ये कोई डेवलपर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप एक सोलिसिटर के पास पेपर वर्क चेकिंग कराइए, क्योंकि सोलिसिटर और लॉयर ही वो लोग हैं जो आपको राइटफुली टाइटल ड्यू डिलिजेंस के बारे में सब बता पाएंगे। लोग अक्सर क्या करते हैं, ये सोलिसिटर लॉयर वाला पैसा बचाने की तादाद में जाते हैं और खुद से सब करवा लेते हैं। तो वो एक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक अच्छे आर्किटेक्ट जिसको लोकल नॉलेज हो, जो वहाँ का लोकल आर्किटेक्ट है, उसे आप ज़मीन के बारे में नॉलेज लीजिए कि इसका डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या है, यहाँ पे CRZ है, यहाँ पे किस प्रकार के डेवलपमेंट के कॉमनेंट्स है, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। आर्किटेक्ट उधर का टाउन प्लानिंग का नक्शा देख के आपको बता देगा कि इस ज़मीन में क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। ये दो जो आपके आदमी है ना, वो आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, आपका लॉयर और आर्किटेक्ट। उसके आप बिना कुछ करने जाओगे तो यू आर रनिंग अ ह्यूज रिस्क, बिकॉज आपके पास कोई ब्रांडेड डेवलपर नहीं है, आपने लॉयर को पूछा नहीं है, आर्किटेक्ट को पूछा नहीं, खुद ही दबंग बन के निकल पड़े, तो उसमें कोई आपको फिर भगवान बचाए ये ऐसे वाले डिसीजन को। बहुत ज़्यादा पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा कंसल्टेंसी में देना चाहिए। 100% मैं तो मानता हूँ कि आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प के बिना कुछ करना नहीं चाहिए रियल एस्टेट में। जब आप करोड़ रुपया लगा रहे हो तो 2 लाख रुपए साइड पे ये चीज़ के लिए रख लो। केवल गट फील पे या किसी के वर्ड ऑफ माउथ से या कोई ब्रोकर के कहने पे मत करो। आप प्रोफेशनल्स रखिए, ब्रोकर भी प्रोफेशनल्स होते हैं, बट आपको डॉक्टर ज़रूरी है उस फील्ड का जो आपको राइट चेकिंग करके बताए कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में है या नहीं। पर अभी लैंड की बात हो गई है, लैंड तो सब जानते हैं कि इट इज़ द प्राइम थिंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, लेकिन लैंड के अलावा क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है या रिटर्न्स अच्छे आते हैं? रियल एस्टेट यानी रेसिडेंशियल, ऐसे बहुत लोग का मानना है, बट आपको मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट में और क्या क्या आता है। रियल एस्टेट में शॉप्स आ जाती है, रियल एस्टेट में ऑफिस स्पेस आ जाता है, रियल एस्टेट में मॉल्स आ जाता है। अब इसे हम कहेंगे ट्रेडिशनल रियल एस्टेट, जो हम सबको पता है। बट जब इन्वेस्टर सोचता है तो वो सोचता है रेसिडेंशियल यानी रियल एस्टेट।
अब इसके अलावा लास्ट 5-10 वर्षों में अलग एसेट क्लासेस आ गए रियल एस्टेट के अंदर, जहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। जैसे कि एक है रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट्स मेरी खास रुचि का विषय रहा है। मैंने इंडिया की सबसे पहली पीएचडी थीसिस रीट्स पे की है, मेरी डॉक्टरेट उस विषय पे हुई है। रीट्स म्यूचुअल फंड जैसे रहता है, जैसे आप एक आपकी मूलांतर दे देते हो म्यूचुअल फंड में और वहाँ का फंड मैनेजर शेयर बाज़ार में लगाता है, वैसे ही यहाँ पे आपका जो भी पैसा है वो रीट का फंड मैनेजर एक ऐसे रियल एस्टेट पे लगाता है जो इनकम जनरेटिंग हो, यानी उसमें आपको रेगुलर भाड़ा आएगा, उसका ड्यू डिलिजेंस कंप्लीटेड है, उसकी ओसी आ गई है और वहाँ पे ग्रेड ए क्लाइंट है जो रेगुलर रेंट पे कर रहा है और उसने भी अपना ड्यू डिलिजेंस कर रखा है। तो ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट हुई। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट लिस्टिंग हो जाता है। तो जो ज़्यादातर दिक्कत हमें आती है कि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे लिक्विडेट करना, रियल एस्टेट का पैसा तो लग जाता है, निकल नहीं पाता, वो यहाँ सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे 10,000 रुपये की छोटी टिकट साइज से भी आप निवेश कर सकते हो। तो आप एक 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के मालिक बन सकते हो 10,000 रुपया लगा के केवल। और ये बीएससी एनएससी में लिस्टेड होते हैं इसके यूनिट्स। आपको हर क्वार्टर रेगुलर रिटर्न्स आएंगे, एवरेज 7-8% रिटर्न्स इसमें मिलते रहते हैं। जैसे आपने कोई भाड़े पे लगी हुई चीज़ ली है, इसमें वैकेंसी कुछ भी हो तो एक टीम प्रोफेशनल रहती है जो तुरंत लगा देगी, तो आपका सारा का सारा हेडेक सॉल्व होता है। और अभी रीट्स को इक्विटी इन्वेस्टमेंट का दर्जा दिया गया है, तो उस वजह से इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। रीट इंडिया में खैर केवल 7-8 साल से आई है और 4 ही लिस्टेड रीट है। अब 5वीं सत्वा हुई थी जो 73 टाइम्स फर्स्ट डे पे ओवर सब्सक्राइब हो गई थी। नॉलेज रीट करके उसका नाम था, जो ब्लैकस्टोन और सत्वा की आई थी। फिर एम्बेसी और ब्लैकस्टोन की एक रीट है ऑफिस स्पेस के लिए। फिर राहेजाज और ब्लैकस्टोन की रीट है जिसका नाम है माइंड स्पेस रीट। फिर ब्रुकफील्ड की रीट है, वो बिना कोई डेवलपर खुद से उसने एक रीट की है। फिर ब्लैकस्टोन की मॉल्स के लिए रीट है जिसका नाम है नेक्सस इंडिया सिलेक्ट ट्रस्ट। तो राहेजा का है, एम्बेसी का है, सत्वा का है, मॉल्स का है और ब्रुकफील्ड का है। तो ये 5 रीट आज के टाइम में लिस्टेड है, अवेलेबल है, आप ट्रैक कर सकते हो इनका परफॉर्मेंस। पैंडमिक के बीचों बीच भी इनकी वैल्यूएशन बरकरार थी, इसलिए वैल्यू गिरी नहीं थी जब सब शॉक्स शेयर बाज़ार सब गिर चुका था। तो ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, डेटा सेंटर्स बहुत ही स्टेबल है। इंडिया का डेटा इंडिया के सॉल पे रहना चाहिए। हम कितने घंटे हमारा फ़ोन वापरते हैं हम सबको पता है, तो जो डेटा जनरेट होता है वो कितना ज़्यादा है। तीसरा बढ़िया इन्वेस्टमेंट है वेयर हाउसिंग। वन नेशन वन जीएसटी के बाद आपकी जो ताधूम हुई है वेयर हाउसिंग में, सबको 15 मिनट में चीज़ घर पे चाहिए, तो वो कहाँ से होगा? वेयर हाउस में स्टोर होगा, इन सिटी वेयर हाउसिंग होगा, लॉजिस्टिक्स होगा तो ही हो पाएगा, नहीं तो आपको आपके घर में 15 मिनट में मिलेगा कैसे? तो वेयर हाउसिंग इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें इतना ज़्यादा स्कोप है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिनिमम 8% दे जाती है। आप अच्छी डील अगर सही से ढूंढो तो 10% भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल एसेट क्लास है, एक गोडाउन जिसे बोला जाता है अच्छी क्वालिटी का स्ट्रक्चर का, तो उसमें वेयर हाउसिंग हो जाती है। उसको छोड़ के आपके कोल्ड स्टोरेजेस है जिसके अंदर आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मैकडोनल्ड्स है, इनको सब अपना एग्री स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेजेस लगते हैं, तो उनकी एसेट क्लास अवेलेबल है। फिर आपका ये को लिविंग है, को वर्किंग है, आपको रेसिडेंशियल पसंद है, एयरबीएनबी टाइप। सीनियर लिविंग एक बहुत बड़ा एसेट क्लास हो गया है कि मुझे मेरा रिटायरमेंट एक बढ़िया से 5 स्टार जैसे रिसोर्ट में ही निकालना है, मुझे कुछ हो तो तुरंत कॉल पे मेडिकल आए, मुझे सुबह से प्रोग्राम मिले, ऐसे नहीं मैं पड़ा हुआ हूँ एक जगह पे, मेरे पास पैसे, बच्चे लोग अपनी लाइफ में खुश है, तो मुझे एक अच्छे एनवायरनमेंट में बढ़िया सा सीनियर लिविंग चाहिए। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो आपको बढ़िया बढ़िया सीनियर लिविंग चीज़ें मिलेगी जहाँ पे AQI बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सब सुविधाएं हैं जो आप सोच सकते हो। तो ये सारे जो एसेट क्लासेस हैं इसमें आपको यील्ड 6% के ऊपर मिल जाती है, 12% तक,
और ये सारे एसेट क्लासेस आर द रियल फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट। तो मेरा मानना है थिंक बियॉन्ड रेजिडेंशियल, आप रीट में निवेश कीजिए, आप डेटा सेंटर में जाइए, वेयरहाउसिंग में जाइए, सीनियर लिविंग में जाइए, ये सभी एसेट क्लासेस में बहुत बड़ा स्कोप। जैसे आपने रीट कहा, रीट का एक्चुअली देखना कहाँ होता है और ख़रीदना कहाँ होता है? सो ये पूरा स्टॉक मार्केट पे है। आप आपके डीमैट अकाउंट थ्रू रीट के यूनिट्स खरीद सकते हो। ये सारे जो भी रीट्स अवेलेबल है उनकी वेबसाइट्स है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उनकी बैलेंस शीट्स है, कौन से एसेट क्लासेस उनके पास है, किस सिटीज़ में उनके एसेट्स है, कौन उनको भाड़ा दे रहा है, कितना भाड़ा दे रहा है, आप सब देख सकते यानी हो। कि ऑनलाइन कर सकते हैं पूरा ऑनलाइन है। म्यूचुअल फंड एजेंट तो हार्डली उनको भी नॉलेज है, कम नॉलेज है नहीं इसके आप बारे में। ये पूरा सेबी रेगुलेटेड है हाँ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और लिस्टेड है एनएससी बीएसई में। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली टू म्यूचुअल फंड्स कितना रिस्क फैक्टर होता है इसमें, और सिर्फ रियल इस्टेट ही पूरा कंट्रोल कर रहा है 100% इसको? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मानना है कि फ्यूचर में सारी एफडीज कन्वर्ट हो जाएगी रीट में, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है ना, अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार तो आज 100 की स्क्रिप्ट है, कल 40 पे भी गिर जाती है, एक न्यूज़ आ गई। रियल एस्टेट का भी सुना है 50,000 का 10,000 में मिल रहा है, कब हुआ ही नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि वो एक ब्लू चिप जैसे हम बोलते हैं, एक हाथी की चाल है, वो स्टेबल रहती है, स्टडी रहती है। हल्का करेक्शन आता है बस, माइनर, और वो भी क्या है, समय रहते निकल जाता है, पर कभी ऐसा लोअर सर्किट अपर सर्किट रियल एस्टेट में नहीं होती भैया। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि ये एसेट क्लास है ना, पैसा लगाता है वैसे रियल एस्टेट पे जो भाड़े पे चढ़ा हुआ है। तो भाड़े पे चढ़ा हुआ है मतलब बहुत तरीके से इसकी चेकिंग हो गई है और सेफ है। कोई भी आदमी भाड़ा कब देगा एक रियल एस्टेट का, जब वो कन्विंस्ड हो, और वो भी AAA लिस्टेड MNC कंपनीज, वैसी कंपनीज जो बहुत ही कॉर्पोरेट गवर्नड है, ड्यू डिलिजेंस वाली है। अच्छा, ये रियल एस्टेट भी बड़ा पॉलिश रियल एस्टेट रहता है। ये आपके जैसे मलाड में माइंडस्पेस पार्क्स है, जिसे IT पार्क्स बोलते हैं, वो लिस्टेड है उसके अंतर्गत। तो यू गेट टू बी अ को ओनर ऑफ दैट पार्क इन 10,000 रुपीज। लेकिन समझ लो ये तो मिनिमम जिसके पास कम पैसा है और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है जो ले सकता है वो जगह, आपको 100 करोड़ भी डालना है, आप रीट में डाल दो, आप 20-20 करोड़ हर रीट में डाल दो। ये तो शेयर जैसा है, जितना आपको लेना है शेयर्स ले लीजिए। लेकिन लिक्विडिटी अच्छी है, मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो भी लिक्विड में कभी भी निकाल सकता इट्स द मोस्ट लिक्विड एसेट, सो रेगुलर रिटर्न्स एंड एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी। मेरा मानना है रीट इज़ द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग। लोग म्यूचुअल फंड में से निकल के आ जाएंगे रीट में, क्योंकि अगर आपको स्टेडी हर क्वार्टर इनकम आती है, आपको म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन पे आप खेलते हो, यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन भी है और रेगुलर रिटर्न्स भी है। क्यों? क्योंकि हर 3 साल रेंट तो 10% से 15% एस्केलेट करता है, तो आपका एसेट भी 10-15% एस्केलेट कर रहा है। अच्छा, यस, रेंटल यील्ड आपकी बढ़ती रहती है। तो इट्स अ ब्रिलियंट एसेट। और ऐसा कोई बड़ा यूरेका मोमेंट या कोई इनोवेशन नहीं हुआ है नोबेल प्राइज़ वाला। ये 1960 से US में चलते आ रहा है। 60 के ऊपर कंट्रीज है वर्ल्ड की, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑन रीट्स। हमारा नेबर पाकिस्तान में भी रीट्स है, सऊदी अरब में रीट है, सिंगापुर में कितनी सारी रीट्स है। तो एशिया का हब है पूरा सिंगापुर, जहाँ पे मैक्सिमम रीट्स है। रीट्स सबसे इफ़ेक्टिव और ट्राइड टेस्टेड फंड है। आज 50 साल के ऊपर हो गए रीट्स को, और US में तो माना जाता है कि 80% ऑफ द एसेट इज़ ओन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रीट। और रीट हर चीज़ की बन सकती है, स्कूल की रीट बन सकती है, हॉस्पिटल की रीट बन सकती है, मॉल की रीट बन सकती है, ऑफिस स्पेस की रीट बन सकती है, को लिविंग की रीट बन सकती है, वेयरहाउसिंग की बन सकती है, डेटा सेंटर की बन सकती है, सीनियर लिविंग की बन सकती है। जो रियल एस्टेट पैसा दे जाता है उसकी रीट बन सकती है। तो फ्यूचर इज रीट्स, यू मीन टू से? रीट इज द एब्सोल्यूट फ्यूचर। नाउ हर्षुल, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड अदर एस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट, वो है ब्लैक मनी एस्पेक्ट। किसी के पास हो कैश, ब्लैक मनी, तो रीट्स में नहीं डाल सकता, तो फिर वो, क्योंकि यार एक ये ही ऐसा जगह है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हाँ। क्योंकि लोग हमेशा सोचते हैं कि रियल एस्टेट में उसे लिए आते हैं क्योंकि ब्लैक मनी को पार्किंग करने के लिए सबसे आसान तरीका है, या एक लौता हिंदुस्तानी तरीका है जिसमें बड़ा ब्लैक मनी घुसता है। तो इसमें मेरे 2 व्यूज़ है।
पहला व्यू है, अब की दौर में अगर आप देखोगे इंडिया में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हो गई है, क्या आपको पता है? आपको पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कोई भी कंट्री में नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज होती है, हम इतने आईपीओ लेके आ गए हैं कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज इंडिया में हो गई। हमारे पास एसएमई आईपीओज है, हमारे पास रेगुलर आईपीओज है। आईपीओ का गेम बढ़िया है क्योंकि वहाँ पे आपका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू या आपका टोटल सेल वैल्यू देखा जाता है। बहुत रिटर्न्स पे फोकस नहीं करते क्योंकि कंपनी की फ्यूचर देखते रहते। तो बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज को लगने लगा है कि भैया ये तो लिस्टिंग ही बढ़िया चीज़ है, हम प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट अनाउंस करते जाते, प्रेशर ही ख़त्म। क्योंकि कितना ही कमा लेंगे पैट में, मार्केट कैप वाला तो असली वाला खेल है। जो ये शार्क टैंक वाले यूनिकॉर्न स्टार्टअप करते आ रहे थे, लास्ट 5 साल में जितनी रियल एस्टेट कंपनी लिस्ट हुई है वो लास्ट 50 साल में लिस्ट नहीं हुई थी, उतनी कंपनी लिस्ट हो गई है एसएमई आईपीओ और रेगुलर आईपीओ को मिला के। अब हर रियल एस्टेट कंपनी जो लिस्ट हो चुकी है या जो इनको लिस्ट करना है, उनको हेडलाइन चाहिए। हेडलाइन क्या मिलती है कि भैया मैंने 50 करोड़ का घर बेचा, भैया मैंने बोरीवली में 50,000 रुपया फुट पे माल बेचा, भैया मैंने बैंड्रा में लाख रुपए पे माल बेचा, या मैंने बैंड्रा में 300 करोड़ का प्लॉट एक्वायर किया, या मैंने अंधेरी में मैं 1000 करोड़ खर्चा करने वाला हूँ और 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो आप तो भाई इनकम टैक्स को इनवाइट कर रहे हो कि ये देखो। पर लॉजिक ये है कि मुझे अब वाइट में खेलना है क्योंकि मुझे मार्केट कैप पे खेलना है, मुझे टॉप लाइन पे खेलना है। तो ये जो तुच्चा खेल है कैश वाला, वो नहीं खेलना मुझे। मैं छोटे इन्वेस्टर्स बोल रहा हूँ, मैं उतना वो मेरा स्पीड ब्रेकर है। हाँ। आज आईपीओ एसएमई का लाना है तो मेरे को 25 करोड़ चाहिए। 25 करोड़ तो एक फ्लोर प्लेट होती है। तो आदमी 25 करोड़ में लिस्ट हो सकता है, ये उनकी क्राइटेरिया है एसएमई आईपीओ की। वो तो होंडा का एक डीलर आईपीओ लेके आ गया था, तो रियल एस्टेट कंपनी वाला तो कोई ला सकता है। और सबको लिस्टिंग के बेनिफिट समझ में आ रहे हैं। मेरा आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है, मेरे को लिस्टिंग होने के वजह से मेरे कस्टमर की मेरे ऊपर देखने का नज़रिया बदल जाता है, इन्वेस्टर आना शुरू हो जाते हैं जो नहीं थे पहले। सो ये सब जो बेनिफिट्स है उसके लिए लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट करना है। जब लोगों को लिस्ट करना है तो उनको कैश बिकम्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर। वो बोलता है भैया कैश का क्या करूं मैं। तो आज का जो नया डेवलपर है वो बोलता है भैया बताओ हम वाइट की हेडलाइन कैसे बनाए, ये कैश वाला खेल छोड़ो। उसको अनाउंस करना है मैंने 3 दिन में मेरा पूरा फेस बेच दिया है, ये हेडलाइन हो गई है। तो ये वाला जो टियर 1 सिटीज़ है उसके अंदर ये कैश वाला खेल कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर कंपनीज वांटिंग टू बी लिस्टेड और आर लिस्टेड। क्योंकि जो लिस्टेड है उसको भी कैश का क्या, कैश का खेल मतलब क्या है, 50,000 की चीज़ में 15,000 20,000 में दिखा रहा हूँ और 30,000 कैश ले रहा हूँ। दैट डजंट सपोर्ट माई लिस्टिंग गोल। क्योंकि मेरा इन्वेस्टर बोलता है ग्रोथ दिखाओ, ग्रोथ कैश से नहीं दिखाई जाती, ग्रोथ दिखाने आपको वाइट चाहिए। तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट आ चुका है इंडिया के अंदर। दूसरा क्या, उस वजह से कैश ख़त्म है? नहीं भैया, ये तो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। होती है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये जा रही है सेकंड होम्स में, ये जा रही है लैंड में, ये जा रही है आपकी नज़र से दूर और किधर, जहाँ आपकी नज़र पहुँची ही नहीं है, तो वहाँ ये पार्क हो रही है लैंड लेवल पे। बट अगर हम देखें डेवलपमेंट में फ्लैट जो कैश से खरीदे जाते थे, वो वाला सिस्टम अब बंद हो गया है लगभग सा, क्योंकि लोग को उसमें मेरिट नहीं दिख रहा है। आज डेवलपर को ज़्यादा सेंस दिख रहा है कि इसको फुल चेक में बेचूं, बैंकर खुश, मेरे शेयर बाज़ार के इन्वेस्टर्स खुश, मैं खुश, और मैं मार्केट कैप में जाऊं, मैं फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में आऊं, मैं भी बोलूं बढ़िया मेरी 2000 करोड़ की कंपनी है, जो आप बटन खोलो मोबाइल पे देख लो मेरी नेटवर्थ क्या है। तो लोग को ये वाला खेल चाहिए, अब रोकड़े वाला खेल नहीं चाहिए। स्मॉल टाइम बिल्डर है जो लिस्टेड नहीं है अभी, उसको भी क्या 100% वाइट में डील करना चाहिए रेदर देन? स्मॉल टाइम डेवलपर के लिए भी स्मॉल टाइम आईपीओ है जो ये 20 करोड़ वाला है। आज आप एक बिल्डिंग भी बना लेते हो बॉम्बे के अंदर, तो आप 20 करोड़ के ऊपर का ही प्रोजेक्ट हो जाता है, आप लिस्ट हो सकते हो। तो लिस्टिंग क्राइटेरिया ही इतना कम है कि हर कोई घुस सकता है उसमें। तो बम्बई का बिल्डर तो मैं
कोई एंगल से छोटा बिल्डर बोलता ही नहीं हूँ। बाकी शहरों के लिए देखो तो वो भी एक टाइकून ही है कि बम्बई में एक बिल्डिंग बना रहा है, बट अगर वो बिल्डिंग बना रहा है उसका प्रोजेक्ट क्वालिफाइज फॉर एन IPO। एंड दिस आई एम सेइंग एक प्रोजेक्ट, अगर वो 5-10 प्रोजेक्ट कर रहा है ऐसे तो भैया वो तो कुछ बड़ी कंपनी 500 करोड़ की तो वो भी बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से कैश इज़ अ स्पीड ब्रेकर इन अ कंपनीज ग्रोथ, एंड वो ये सारे प्रोमोटर समझ चुके हैं। प्रोमोटर बोलते हैं भैया कैश थोड़ा दूर ही रखो, मुझे जितना स्पीड मनी के लिए चाहिए, अप्रूवल्स के लिए चाहिए, उसको छोड़ के कैश मुझे नहीं चाहिए। अभी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल पैन इंडिया सबसे अच्छा स्टेट या शहर कौन सा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ x 2x 3x या 10x हो सकता है? मैं तो बहुत ज़्यादा बायस्ड हूँ मुंबई के लिए। मुंबई में पैसा लगाओ बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपको बोलूँगा 2-3 कारण है मेरा ऐसा सोचने का। मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है वो इतना ज़्यादा आ रहा है, आप सोच नहीं सकते हो। आप खाली 5 मिनट कोस्टल रोड पे घूम आओ, आपका नज़रिया मुंबई के बारे में बदल हो जाएगा। आप बोलोगे भैया किधर आ गया हूँ मैं, ये तो न्यूयॉर्क लग रहा है, ये तो मुंबई नहीं है जो मैं पहचान पा रहा हूँ। और कोस्टल रोड ऐसी जादू की छड़ी बन चुकी है जो पूरे मुंबई को ट्रांसफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये छड़ी अब बांद्रा पे नहीं रुकी है, ये वर्सोवा जाएगी, ये जाएगी आपकी मीरा भाईंदर, ये जाएगी आपकी वसई, ये आपके पूरे मुंबई को कनेक्ट करेगी। आपके पास ईस्टर्न फ्रीवे आ गया है, आपके पास इतना मेट्रो बन रहा है जो पूरे US के नेटवर्क से ज़्यादा है। इतनी खुदाई हो चुकी है और इतने पिलर लग चुके हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन बनते जा रहा है, और वो भी एक साथ। आप समझो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्थ हो रहा है, एक पूरा नया शहर मिल रहा है। ये मैं बोलता हूँ जैसे दुबई ट्रांसफॉर्म हुआ था ना, उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट आया था जिससे दुबई बना था, वो वैसा मुंबई का एक मोमेंट चल रहा है जहाँ पे रीडेवलपमेंट की बूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बूम है, इसलिए हवा इतनी ख़राब हो रखी है क्योंकि इतना ज़्यादा काम चालू है। तो मेरे हिसाब से 5-10 साल में मुंबई के किसी भी पार्ट में आप पैसा लगा रहे हो, आप गलत नहीं जाओगे। आप पैसा लगा रहे हो मुंबई पे और वो ग्रोथ। दूसरा मेरे हिसाब से ना, आप इमर्जिंग सिटीज़ में पैसा लगाओ, Tier 1 सिटी छोड़ दो, उनको जो ग्रोथ मिलनी थी वो तो मिल गई है, अब स्कोप लिमिटेड है। बट शहर जैसे भुवनेश्वर है, बहुत बढ़िया शहर है। शहर जैसे रायपुर है, बहुत बढ़िया है। रायपुर में एक नया रायपुर आ रहा है, रायपुर में मॉल्स आ रहे हैं, आप खाली रायपुर घूम के आओ। मैं तो बीच में एक दोस्त को मिलने गया था, उधर का रियल एस्टेट देख के मैं एकदम सरप्राइज हो गया था। मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए भुवनेश्वर गया था, वहाँ ब्रांडेड रेसिडेंसीज आ रहे, वहाँ 30-35 माले के टावर्स आ रहे, वहाँ के लोग खरीद रहे रियल एस्टेट लेफ्ट राइट सेंटर। तो आपका जो अगला ग्रोथ इंजन है वो आपकी इमर्जिंग सिटीज़ में है, तो अगर आपको पैसा लगाना है उसमें लगाओ। तीसरा, आप हॉलिडे होम्स या Tier 1 सिटी के पास के जो शहर है जहाँ पे वेकेशन होम या प्लॉटेड डेवलपमेंट हो सकता है, अलीबाग हो गया। अलीबाग तो गोल्ड है, गोल्ड। आज तो शायद मुझे पता नहीं कितना पैसा बनेगा अब, लेकिन जो लोग अलीबाग में बैठे हैं उनका 100 गुना हो गया है पैसा। मतलब इतना इट्स वाइट गोल्ड, अलीबाग का तो कोई बोलना ही नहीं। तो ये सब जो जगह है यहाँ पे पैसा बनने की बहुत गुंजाइश है और बहुत ग्रोथ अभी भी पॉसिबल है। आप पुणे और हैदराबाद को भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं? यहाँ तो ग्रोथ हो गई है मेरे हिसाब से। पूना तो ऑलरेडी फट चुका है, मतलब इतना माल है, इतना ग्रोथ है, बढ़िया काम है, पर जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो बोलते हम आनी थी वो आ चुकी है अब तो। और वो उनके पास लैंड ही लैंड है, मुंबई से ज़्यादा लैंड पूना के पास है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाते, बहुत अच्छा काम करते, बट इतना स्टॉक है कि मुझे नहीं लगता अप्रिसिएशन वाइज इट्स अ ग्रेट मार्केट। हैदराबाद की बात मैं करूँगा आपको कि वो एक ही शहर है पूरे इंडिया में जिसके पास अनलिमिटेड FSI है। दे डोंट हैव अ FSI नॉर्म। तो वैसे बनाया गया है कि FSI इज़ नॉट एज अ कॉन्सेप्ट अवेलेबल। जो चाहिए आप बनाओ, बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो करो। आपकी ये रोड विथ है तो इतना स्लेंडरनेस होना चाहिए, ये कॉमन एरियाज होने चाहिए, ये स्टेयरकेस की विथ होनी चाहिए, ये सब फॉलो करो। बाकी आपको जितना बनाना है बनाओ। उस वजह से प्राइसिंग प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि मुझे ही नहीं पता मेरे प्लॉट पे कितनी FSI बननी है, कितना माल आना है, फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या है।
आप हैदराबाद एयरपोर्ट से 1 घंटा खाली गाड़ी में बैठो, आप हैरान हो जाओगे कितना स्टॉक है उधर। तो हैदराबाद मेरे हिसाब से फिर से इट्स नॉट अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं कि मैंने आज 2 करोड़ डाला और वो 6 करोड़ हो गया, वैसा वाला कोई टियर 1 सिटी बहुत मुश्किल है दे पाएगा। गुड़गाम शायद दे देता है, बट गुड़गाम को मैं दुबई बोलता हूँ। वो जब ग्रो होता है तो 2 का 8 करता है और फिर 8 से 2 पे भी आ जाता है। तो गुरुग्राम तो एक कसिनो है मेरे मानने में। मुझे नहीं लगता वो एक लार्ज कैप है। मेरा एक दोस्त जैसे बोलता है, एक लार्ज कैप है जो स्मॉल कैप के जैसे बिहेव करता है। मुंबई एक लार्ज कैप है और आपके जो दूसरे शहर है वो मिड कैप्स है। तो मेरे हिसाब से आप डालो स्मॉल कैप में पैसा, जो लार्ज कैप बनेगा, और वो इमर्जिंग सिटी। आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि रेसिडेंशियल ही एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है किसी भी रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज की डेट में न्यूज़ की हेडलाइंस आती है जब सेलिब्रिटी जो लोग हैं जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर जैसे लोग जो हैं वो मुंबई के अंधेरी, खार, बांद्रा, बोरीवली तक में भी इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो उस एरिया की और उस प्रोजेक्ट की जो प्राइस है वो इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिर। और देखा जाए तो अभी रिसेंटली हेडलाइन आई थी कि लीना तिवारी ने 703 करोड़ में अपना वर्ली में फ्लैट लिया है। तो क्या फ्लैट बाइंग, एक अपार्टमेंट लेना मुंबई में अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं है? आपके सवाल में ही जवाब था, और वो जवाब था मार्केटिंग। तो बहुत बार बॉलीवुड को प्रोजेक्ट से जोड़ना एक मार्केटिंग टूल भी होता है, आप समझिए। क्योंकि उससे, जैसे आपने बोला अमिताभ ने लिया, बहुत सारे लोगों ने ले लिया, तो ये तो मार्केटिंग हो गई। और अमिताभ ने लिया तो भैया नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी होना चाहिए था, सबको क्यों बोले फिर। सो ये एक मार्केटिंग टूल भी है ब्रांड इंडोर्समेंट्स के लिए, जिससे आपको लगता है यार मैं वो बिल्डिंग में रह रहा हूँ जिधर अमिताभ बच्चन रहने वाला है। अमिताभ बच्चन के 200 फ्लैट है, उसको ही नहीं पता किधर रहने वाला है वो, उसका तो खुद का बंगलो है। सो खैर एक मार्केटिंग का ज़रिया है ये। ऐसा नहीं रेट्स नहीं है, रेट्स मिलते भी है। वो जैसे पिक्चर है, मुझे कुछ महंगा नहीं मिला तो मैंने अनार को ही महंगा कर डाला, है ना, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन बोलता है। तो वो वैसा वाला भी सीन है। कब मुझे वर्ली सी फेस पे घर लेना है तो कुछ नहीं मिला अच्छा, तो ये वाले को ही मैंने महंगा कर दिया। आप जाते हो लुई विटॉन में, आपको पता है ये जूता 30,000 के ऊपर का नहीं है, कितना भी बढ़िया क्वालिटी हो, किधर भी बना हो, बट आप उसका लाख रुपया दे आते हो ना, वो LV लिखे हुए शब्द के वजह से। तो ब्रांडेड चीज़ें में हम, पता है हम बेवकूफ़ बन रहे, बट बड़े मज़े से हम बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि मज़ा आता है, क्योंकि लोग को तो पता है कि ये 1 लाख रुपए का जूता है, तो मैं ख़रीद के आ जाता हूँ। तो ये वो वाला सिंड्रोम भी है। पुराने टैक्स रेजिम में आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था, उसे ऑफसेट करने के लिए रेसिडेंशियल एक ज़रिया था। नए टैक्स रेजिम में उस पर कैप लगाया गया है कि कितना कैपिटल गेन आप ऑफसेट कर सकते हो। बट पुराने टैक्स रेजिम में अगर आपको 100 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स भरना है, तो आपको रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में अगर आप ले लो तो वो टैक्स आपका माफ़ होता था 1 साल के अंदर। इसके लिए बहुत सारे लोग अपना टैक्स एफिशिएंसी के लिए वो लेते थे, बट वो आपको कम दिखेंगे अब, क्योंकि इस पे कुछ 10 या 15 करोड़ की लिमिट लगाई गई है। कि ऐसा नहीं कि आप पे 25 करोड़ का। इसके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टार्टअप फाउंडर्स वगैरह वो रेसिडेंशियल फ्लैट लेते थे, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स का ऑफसेटिंग हुआ करता था वो, और उसे रेंटल मिलता ही था, रेंटल ईल्ड और अप्रिशिएशन। और कुछ मिले ना मिले मेरा टैक्स तो बच गया। एक चीज़ तो मेरे नाम पे चढ़ गई। उनके लेवल पे टैक्स के जो अमाउंट है वो भी बहुत 100-200 करोड़ का टैक्स आ जाता था उनको। अभी हर्षल जी लीगलिटीज़ पे आते हैं रियल एस्टेट के। एक नया टर्म आया है, नया मतलब रिसेंटली, रेरा। तो ये रेरा आखिर है क्या, क्या बॉडी है रेरा जिसे लोगों को हर सेक्टर का एक रेगुलेटर होना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट का सेबी है, इंश्योरेंस का IRDA है, म्यूचुअल फंड का एम्फी है, तो वैसे रियल एस्टेट सेक्टर का रेगुलेटर है रेरा। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। अभी ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है
उसका मीनिंग क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो रियल एस्टेट के थोड़े प्रॉब्लम्स क्या थे। बिल्डर का ब्लड ग्रुप होता है बी पॉजिटिव, वो पैसा आता नहीं है कि लग जाता है ऑलरेडी। अब वो पैसा बनना चाहिए, बिल्डिंग में लगना चाहिए कंप्लीशन में, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है उस पैसे से बिल्डिंग बने। बट उसको लालच आ जाती है, यार ये ज़मीन सस्ते में मिल रही है, चल बुकिंग का पैसा है उधर घुमा डालता हूँ। अब घुमाने में वो प्रोजेक्ट अटक गया तो इधर वाला बनता नहीं है। तो ये सब झमेला बहुत होता था, जिसे हम फंड मिस अप्रोप्रिएशन कहते थे, कि जिसका पैसा जिधर से आया उधर लगना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं था सेक्टर में, इसके लिए रेरा को लाया गया। दूसरा, जो भी घर में निवेश कर रहे हैं, जो पैसा डाल रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए रेरा को लाया गया, कि होम बायर्स अलॉटीज़ के लिए। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कानून है। करीबन 5-6 साल हो गए रेरा को, लगभग सारे स्टेट्स में रेरा एक्टिव है। और मेरा मानना है रेरा से लोगों में एक नई कॉन्फिडेंस आ गई है, जिससे कि बहुत ज़्यादा सेक्टर में एक सुधार आया है। जो कॉन्फिडेंस बैंकर्स का, होम बायर्स का चला गया था, वो आ गया है। बट ये एक नया एक्ट है, हमें इसे समय देना चाहिए। अक्सर हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है कि एक स्कैम या फ्रॉड होता है, फिर उसके ऊपर एक कानून बनता है। तो वैसे ही लोग बहुत पीड़ित थे रियल एस्टेट से, तो रेरा का कानून उसके लिए आया है। ये प्रोग्रेसिव कानून है और मेरे हिसाब से इस कानून में बहुत क्षमता है सेक्टर को इम्प्रूव करने। बस यही है कि हमको ओवर रेगुलेटरी रेजिम में नहीं जाना है, नहीं तो हमारे रेगुलेटर थोड़े कैरिड अवे हो जाते और वो भूल जाते कि भाई उनका काम सिर्फ रेगुलेट करना है। वो अप्रूविंग अथॉरिटी भी बन जाते और हर चीज़ खुद से करना चाहते। लेकिन रेरा क्या एक्चुअल में यूज़र को सेफगार्ड करता है क्या? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत जगह पे जब डेवलपर जो है ना बहुत डिले कर देता है प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा है किसी वजह से, लेकिन फिर भी रेरा में कंप्लेंट करने के बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। जब रेरा आया था, लोग को लगा ये शर्मा जी का बेटा है, सब कर लेगा। और रेरा पे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का बोझ चढ़ गया था उसके आने के पहले, कि लोगों को लगा ये जादुई छड़ी है जो सब सॉल्व करेगा। एक नया एक्ट आया है, उसमें हर स्टेक होल्डर ने अपनी उम्मीद लगा दी थी। रेरा स्पेसिफिकली आया था नए होम बायर्स के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए, और एक हेतु से कि बिल्डर अपना बिल्डिंग कंप्लीट करे और घर दे दे। ये उसका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव था। ऑफ कोर्स रेरा का आइडिया था कि रियल एस्टेट को प्रमोट कैसे किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए, उसके सुमोटो चीज़ें भी करे, बट वो उनका प्राइमरी गोल नहीं था, एटलीस्ट पहले 10 साल में नहीं। क्योंकि रियल एस्टेट में एक जो दिक्कत चल रही थी, प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो रहे थे, कंप्लीट नहीं हो रहे थे और लोग को घर समय से नहीं मिल रहे थे, वो सॉल्व करना था। मेरे हिसाब से जो जो प्रोजेक्ट्स रेरा के आने के बाद प्लान में आए, शुरू किए गए, उसमें हिट रेट 90% के ऊपर है। उसमें शायद ही किधर प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ, रेरा को रेट्रोस्पेक्टिव लगाया गया। मतलब जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू थे या जो प्रोजेक्ट अटके हुए थे, उन सब पे भी रेरा ठोका गया। तो रेरा के जो स्टैटिस्टिक्स फेलियर के आते हैं आपको, उसमें एक मिलावट है। वो मिलावट है वैसे प्रोजेक्ट्स की जो ऑलरेडी रेरा के पहले शुरू किए गए थे, जो रेरा रजीम में नहीं थे। ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले से ही अटके हुए थे, जिन्हें हम कहते हैं लेगेसी इश्यूज। और लेगेसी इश्यूज को सुलटाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक अप्रोच चाहिए। जैसे गोरेगांव में पथरा चौल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द बुक अप्रोच लिया है। डीसीपीआर में उसका सोल्यूशन है ही नहीं अभी, वो डीसीपीआर के आगे निकल गया है वो प्रोजेक्ट। तो मेरा मानना है कि अगर हम देखें कि जो प्रोजेक्ट रेरा के आने के बाद शुरू हुए, उसमें आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, उसमें आपको हिट रेट बढ़िया मिलेगा, 90% के ऊपर मिलेगा देश भर में। अब समस्या कहाँ आ गई कि जिधर प्रॉब्लम्स है, रेरा के पास गए, रेरा ने सुनवाई भी की, रेरा ने ऑर्डर भी दे दिया। उस ऑर्डर की इन्फोर्सेबिलिटी में इशू है, और ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि मुझे ऑर्डर भी मिल गया है, लेकिन वो ऑर्डर को इन्फोर्स भी तो कराना है। ये ऑर्डर का एग्जांपल ले सकेंगे तो और या अच्छा एग्जाम्पल, हाँ, ऑर्डर बोलता है ये डिले हो गया है तो आपको 25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। बराबर। अब वो 25 लाख की इन्फोर्सेबिलिटी करानी चाहिए, बिल्डर नहीं दे रहा है, वो चैलेंज कर बैठा है, या ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो घूम रहा है। तो इन्फोर्सेबिलिटी इज द बिगेस्ट इशू ऑफ रेरा।
इसलिए लोग है ना कंज्यूमर कोर्ट में भाग रहे, बॉम्बे हाई कोर्ट भाग रहे, दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट फोरम्स। अगर रेरा इन्फोर्सेबिलिटी का पार्ट पे फोकस करेगा तो बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाएगी। रेरा एफिशिएंटली ऑर्डर तो पास कर रहा है बट वो ऑर्डर इन्फोर्स नहीं हो पा रहे, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अवेलेबल है। तो आम आदमी के समझने के लिए अगर आप रेरा में कंप्लेन करते हो, वो सिर्फ क्या करना है वो बता सकता है, वो डिसीजन नहीं ले सकता कि पैसा कैसे दिया जाएगा। वो डिसीजन दे रहा है लेकिन डिसीजन को अमल करने के लिए जो फोर्स होना लगता चाहिए है वो नहीं है, वो लग नहीं पा रहा है। और वो जुडिशरी सिस्टम करेगा, वो रेरा नहीं करता है। एक्चुअली रेरा के पास वो अथॉरिटीज़ है जिससे कलेक्टर से लैंड अटैचमेंट की जाए, प्रोजेक्ट पे स्टे लाया जाए वगैरह वगैरह, बट वो रेरा को कूद के करना पड़ेगा ताकि उनके ऑर्डर की सीरियसनेस बरकरार रहे। तो आज की डेट में कोई फंसा है समझ लो, जो कि रेरा रजिस्टर्ड भी बिल्डिंग है और वो फिर भी बिल्डर डिले कर रहा है, जो 10% वो अनफॉर्चुनेट लोगों में से आ जाता है, तो उसको क्या एक्शन लिया जा सकता है उसकी? मेरे हिसाब से आप रेरा जाइए, रेरा से ऑर्डर निकालिए। रेरा अपनी एनफोर्समेंट का ये फीडबैक भी उनको मिला है, रेरा फीडबैक पे काम कर रहा है। दूसरा, आपको तुरंत ऑर्डर चाहिए, आप देखिए कंज्यूमर कोर्ट जाइए, आपको उसमें तुरंत रिलीफ मिलेगी, या बॉम्बे हाई कोर्ट या जो भी आपका हाई कोर्ट है उसमें जाइए। ये 3 विकल्प है। रेरा में सोल्यूशन मिल रहा है ऐसा नहीं है, बट वो सोल्यूशन जो मिला है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन, वो नहीं हो पा रही। ऑर्डर मिल रहा है, जजमेंट भी मिल रहा है, मतलब आधा अधूरा हाफ बेक्ड है। नहीं मिल जा रहा है, लेकिन उसका जो कार्रवाई होनी हाँ। चाहिए उस पर वो नहीं हो पा रही है। करेक्ट। बट आई थिंक वो ईजियर पार्ट है, वो सॉल्व हो सकता है क्योंकि रेरा में वो सब पावर्स है। इट्स अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब इसे कोर्ट के जैसा ही दर्जा दिया गया है, तो वो अथॉरिटी है उनके पास, बस वही है वो छड़ी निकाले और चाबुक मारे। अभी हर्षुल जी, मेरी सोसाइटी है जो रीडेवलपमेंट में गई है, हाँ, लेकिन डेवलपर से कुछ शिकायतें हैं, तो हमने जब रेरा में कंप्लेन किया, हम एज सोसाइटी, तो कंप्लेन रेरा ले नहीं रहा है। करेक्ट, क्योंकि रेरा बना था होम बायर्स के लिए, और सोसाइटी है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट्स है, उनको रेरा में कवर नहीं किया गया था शुरुआत में। वैसे हमारे घर तो डेवलपर नहीं देना ना? वैसे हमारे एज अ डेवलपर भी एक शिकायत है कि हमको अप्रूवल टाइम से नहीं मिल रहे, तो हम रेरा के पास गए कि भैया तुम हमको बोल रहे हो टाइम से देने, हम नियत रखते, पैसा रखते, एबिलिटी रखते, बट हमें अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, तो हम देंगे कैसे बीएमसी से या अथॉरिटीज से? तो एनवायरनमेंट हो गया, CRZ हो गया वगैरह, तो हमको लोकल बॉडीज़ नहीं दे रही अप्रूवल, हम क्या करें? तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, हम अप्रूविंग अथॉरिटी को नहीं करते। तो हमारा भी फीडबैक है कि आप अप्रूविंग अथॉरिटी को भी रेरा का पार्ट बनाइए, ताकि हमारा अप्रूवल जो हमारा सबसे टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट रहता है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत समय लग जाता है अप्रूवल में। बिल्डिंग बनाने में कम समय लगता है, अप्रूवल लेने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो जो जैसे इनका केस का एग्जांपल था, तो वो आज भी वो अलाउड नहीं है किसी वहाँ पे रहवासी को कंप्लेन करना, या फिर वो कर सकते हैं? नहीं, आज भी अलाउड नहीं है। उसका कारण है कि अभी तो जो होम बायर्स है उन पे ही इनका फोकस है, और उन्हीं में वो पूरे नहीं कर पा रहे, तो स्कोप सोसाइटी बढ़ा मेंबर्स के के लिए रेरा नहीं सोसाइटी मेंबर्स के लिए आपके हाई कोर्ट्स है या कंज्यूमर कोर्ट्स है, लेकिन रेरा नहीं है। रेरा नहीं है, विकल्प टेनेंट्स के लिए नहीं है, लैंडलॉर्ड के लिए नहीं है, अच्छा, बिल्डर के लिए नहीं है, बिल्डर के लिए भी नहीं है। So only concentrated towards ऑन होम बायर। हाँ, बिल्डर को कोई होम बायर से शिकायत है तो बिल्डर जा सकता है, बट बिल्डर, हाँ, जैसे बहुत होम बायर शुरू के 10-20 लाख दे के गुल हो जाते, रजिस्ट्री करा लेते, आगे का पैसा नहीं देते, फ्लैट अटक गया है। हाँ हाँ। तो वो वाली दिक्कतें भी है बिल्डर की, आप सुनोगे तो उसके लिए रेरा थोड़ा बहुत सोल्यूशन है, बट अप्रूवल्स वगैरह ये सब के लिए सोल्यूशन नहीं। अच्छा, अभी आपने जो बोले कि बीएमसी में अप्रूवल्स के लिए टाइम लगता है या बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने टाइप्स के अप्रूवल्स होते हैं बीएमसी में? अरे बाबा, अप्रूविंग अथॉरिटी बीएमसी में आज 50 के ऊपर प्रकार की एनओसीयाँ लगती है जब एक बिल्डिंग की फाइनल अप्रूवल आती है। एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको। बीएमसी में एक हम बोलते हैं जोनल अप्रूवल, तो उसमें एक सब इंजीनियर रहता है, एक असिस्टेंट इंजीनियर रहता है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है, और एक डिप्यूटी इंजीनियर रहता है, डिप्यूटी चीफ इंजीनियर रहता है। वो जोनल अप्रूवल हो गया।
जोनल अप्रूवल के बाद आपके पास आ गया चीफ इंजीनियर आ गया, चीफ इंजीनियर के बाद कमिश्नर साहब का डिप्यूटी आ गया और फिर कमिश्नर साहब आ गए। तो टोटल 7 लेवल के अप्रूवल है। अब आपका अप्रूवल नीचे से ऊपर चल रहा है। अब मान लो एमसी सर को कुछ पसंद नहीं आ गया, कमिश्नर साहब को कुछ पसंद नहीं आ गया कि भैया ये नहीं हो सकता, तो आप सांप सीढ़ी खेलते। सांप सीढ़ी में वो 99 पे एक सांप रहता है, वो क्या करता है कि सीधा 2 पे लेके आता है, ये वो वाला सांप है। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो आपकी फाइल सीधा आ जाती है एग्जीक्यूटिव के पास और फिर वापस आपकी सांप सीढ़ी चालू। और ये ऑनलाइन होता है तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। मैं मेरे लैंडलॉर्ड, टेनेंट, सोसाइटी मेंबर सबको ये लिंक ही दे देता हूँ। सिटीजन सर्च करके पोर्टल है बीएमसी का, उसमें लिंक रहती है, मतलब देख लो भैया क्या हो रहा है फाइल के साथ, जो है सब ऑनलाइन है। तो ये वाला खेल है। और ये खेल के वजह से हो क्या जाता है कि आपका अप्रूवल टाइम पीरियड, क्योंकि फिर से फाइल नीचे से ऊपर ले जानी है, अभी उस बीच छुट्टी आती है, हम हिंदुस्तानी सब त्यौहार मनाते, हम एक्सटेंडेड वीकेंड भी ले लेते, हम लॉन्ग वीकेंड ले लेते, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है। लेकिन आजकल है ना, अभी एक ट्रेंड चला है सेल्फ रीडेवलपमेंट का, मतलब हमारी पुरानी बिल्डिंग हम ही वापस बनाएंगे। तो ये सब चीज़ फिर आम आदमी कैसे करेगा इतनी सारे अप्रूवल स्टेप्स है? तो यार घर तो रहे 25-30 बिल्डिंगें बनी है, लोगों की इच्छाएं भी है कि बिल्डर का मुनाफा भी मैं ले लेता हूँ और कर लेता हूँ। पर्सनली अगर मुझे पूछो तो मुझे लगता नहीं कि ये एक बहुत प्रैक्टिकल सल्यूशन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि जैसे टाइटैनिक को लगा था एक छोटा आइसबर्ग है, आगे चलता गया पूरी टाइटैनिक ले चला वो आइसबर्ग। तो क्योंकि ये जो मुसीबतों का पहाड़ है ना रियल एस्टेट में, जैसे आप नज़दीक जाते हो और बड़ा दिखने लगता है, दूर से तो बड़ा छोटा लगता है। इन्वेस्टर को भी ऐसा लगता है कि बिल्डिंग तो मैं ही बना लेता हूँ। तो हर बैंकर भी एक बिल्डर होता है, तो सिर्फ पैसा देख के क्यों बैठ जाता। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट एक चुनावी गाजर है। हर चुनाव के वक्त ये मुद्दा फ्लेयर अप हो जाता है और थोड़े बहुत एक्टिविस्ट है, स्पीकर्स है, उनको मीडिया टाइम मिल जाता है, तो उनको भी मज़ा आता है, अपनी नेहरू जैकेट पहन के निकल पड़ते सेमिनार लेने। और थोड़े सोसाइटी मेंबर्स, मैनेजिंग कमेटी मेंबर रहते हैं, उनका भी टाइम पास हो जाता है। तो ये पूरी एक इकोसिस्टम है जो हर चुनाव के पहले, और हमारे पास बहुत चुनाव होते हैं, कॉरपोरेटर के चुनाव, एमएलए के चुनाव, एमपी के चुनाव, तो हर चुनाव के पहले ये गाजर बाजार में आ जाता है। मैं आपको बोलूँगा एक केस स्टडी, मेरे पहचान के लोग हैं दादर वेस्ट सिद्धिविनायक के उधर, सेल्फ रीडेवलपमेंट में, मैं नाम नहीं लूँगा प्रोजेक्ट का, दोस्त है, वो प्रोजेक्ट लॉस में गया था। तो लोग सेल्फ रीडेवलप करते ये सोच के कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, इन्होंने प्रॉफिट ब्रेक इवन छोड़ो लॉस किया था, हर एक को 1-1 करोड़ घर से देना पड़ा था। मीडिया ये नहीं लिखेगा कभी, ये सूट नहीं होता है नरेटिव को, बट देयर इज़ ऑल्सो अ स्टोरी। मीडिया लिख देगा कि जो लोग को 400 फुट के घर मिलने थे उनको 600 फुट मिला, ये 200 फुट, ये 200 लोगों का मुनाफा हुआ सेल्फ रीडेवलपमेंट में। बट ये भी तो लिखो लॉस भी तो होता है, लोग को लगता है ये वन वे फेरी टेल है। तो ये वाली कहानी है। हर्षुल, इसमें ये समझना चाहेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में कोई भी सोसाइटी सक्सीड क्यों नहीं होती, शुरू में कितना पैसा लगता है और क्या प्रॉब्लम है। और एक सेकंड क्वेश्चन इसी को फॉलोअप ऐसा होगा कि क्या डेवलपर और सेल्फ रीडेवलपमेंट एक साथ हो सकता है, क्या डेवलपर हेल्प करे सेल्फ डेवलपमेंट में? सो पहली बात है, सेल्फ रीडेवलपमेंट क्यों प्रैक्टिकल नहीं है। आपने एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो देखा है, गोकुलधाम सोसाइटी बताइए। हर सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी है, हर सोसाइटी में एक आत्माराम भिड़े है, हर सोसाइटी में एक तारक मेहता है, हर सोसाइटी में एक डॉक्टर हाथी है, हर सोसाइटी में एक अय्यर है, हर सोसाइटी में एक जेठालाल है। अब इनको आप इमेजिन कर सकते हो एक बिल्डिंग बनाते हुए। और एक्चुअल होता है, ये सिर्फ देखने की, काल्पनिक नहीं है। ये काल्पनिक नहीं है, ये बड़ा वास्तविक है, नहीं तो 1000 एपिसोड बन नहीं पाते। हाँ नहीं, करेक्ट है, वेरी ट्रू। कल्पना कितनी कर लोगे, ये तो हकीकत है। सेक्रेटरी बीडे है ना, वो तो पैसा ही नहीं निकालेगा।
अरे काई का अंडर द टेबल कैश का तो हिसाब आपकी कैसे देंगे? बिल्डिंग 20 साल बनती रहेगी, हर कोई एक ईंट लगा के जाएगा, तो ये एक्चुअल इश्यूज है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ ये वाला देख लो, गोकुल धाम सोसाइटी, वो उसको इमेजिन कर सकते हो। फिर एक सरदार जी है तो ये वाला नहीं बैठ सकता। मैं तो एज अ होम बायर वैसी सोसाइटी का घर नहीं खरीदूंगा भैया, मुझे पता नहीं पोजेशन कब मिलेगा और झगड़ू किससे। और ये डर बैंकर्स को लगा हुआ है कि भाई मैं फंड कैसे करूं इस सर्कस को, ये तो पूरा सर्कस है, तमाशा है, एंटरटेनमेंट है, इनको बिल्डर बना दिया सब लोगों को। तो बैंकर लोग बढ़िया बोलते हैं यार इसका कॉन्फ्रेंस रखो, 5 स्टार में आते हैं, अच्छा मस्त पैनल डिस्कशन करते, पैसे मत मांगो हमसे तो पैसा देता नहीं है कोई बैंकर इस चीज़ को। अगर इतनी बढ़िया चीज़ रहती, नोबेल प्राइज़ वाली आइटम ढूंढ लाए होते तो इसको पैसा मिला होता। वो जिसको बोलते हैं मनी इज़ द अल्टीमेट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, वो वाला चीज़ हुआ नहीं है इसमें, और वो नहीं हो पा रहा है। एक ही मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, उनके चेयरमैन साहब एमएलसी है प्रवीण दरेकर जी, और उनके नाम से कमिटी थी, उनके नाम से अभी सेल्फ ग्रुप रीडेवलपमेंट अथॉरिटी SGRA करके फॉर्म हो रहा है। तो ये सब जो चल रहा है 2 वो दिन पहले अनाउंस हुआ है। हाँ वो अनाउंस मुख्यमंत्री हुआ जी है, ने उनका उनको गजेट आया है गजेट कुछ, आया। या कुछ सर्कुलर है। हाँ। तो वो सब जो हो रहा है वो सीमित मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। हमारे पास आज कितनी बैंक्स है, आप प्राइवेट में जाइए, बैंकर को पूछिए भैया इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है सेल्फ रीडेवलपमेंट, क्यों नहीं करते हो, वो आपको बता देगा एक चाय पीते पीते कि भैया क्यों नहीं है। तो जब तक फाइनेंस नहीं आएगा ना, ये सारा हो पाना इम्पॉसिबल है। और फाइनेंसर कन्विंस नहीं है इस टॉपिक से, वो बोलता है कि भाई चाहे जितना बात कर लो, मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। सेकेंड एस्पेक्ट पे आएंगे तो अगर डेवलपर मिलके कुछ करे तो यार ये होगा ये कि जिसे हम करते हैं कि डेवलपर ही डेवलपमेंट मैनेजर बन जाए सोसाइटी का, ये एक प्रैक्टिकल बीच का रास्ता जिसे हम बोलते हैं, जिसमें डेवलपर ही प्रोफेशनली हेल्प करे सोसाइटी की, ये हो सकता है। और मेरे हिसाब से सोसाइटी को वो करना चाहिए। बट फिर जब एक डेवलपर आ जाता है तो थोड़े सोसाइटी मेंबर्स ये बोलते हैं कि फिर प्योर रीडेवलपमेंट ही कर देते, हम इनको डेवलपमेंट मैनेजर ही क्यों रखें जब बिल्डर को ले ही आए हैं तो। और उसका कारण ये हो जाता है कि रिस्क एपेटाइट ऑफ एवरी सोसाइटी मेंबर इज़ डिफरेंट। हर कोई एक अलग उम्र में है, अलग माइंड फ्रेम में है, Financial status में भी फाइनेंशियल अलग है। स्टेबिलिटी अलग है। तो लोगों का ये माइंडसेट नहीं रहता। कोई यूएस बैठा है, उसको बोलोगे बिल्डर बनेगा क्या कल से, तो वो बोलेगा भाई क्या कर रहा है, वहाँ कोई केस हो गया तो इधर कौन आएगा? ट्रम्प मेरी बजा रहा है, इधर हाँ। तुम मेरी बजा रहे हो, क्या कर रहे हो तो ये होना नहीं है। सो लेकिन डेवलपर भी कम इंटरेस्टेड होगा ना ऐसे प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि मेरा पूरा मुनाफा तो है नहीं नहीं भाई, इसमें। डेवलपर एज अ डेवलपर मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि डेवलपर क्या होता है, डेवलपर 2 चीज़ है। डेवलपर प्रोफेशनल है जो आपकी बिल्डिंग बनाने की स्किल लाता है, सभी आर्किटेक्ट, लॉयर, RCC सबको इकट्ठा करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है, एक साथ लेके आता है। वो जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक रहता है ना बंदा जिसको कंडक्टर बोलते हैं, जो ये करते रहता है। जुबिन मेहता जी बहुत बढ़िया कंडक्टर थे, जिस पूरी ऑर्केस्ट्रा चलाते थे। अब ऑर्केस्ट्रा में सब धुरंधर थे, कोई बढ़िया फ्लूट बनाता है, कोई बढ़िया ड्रम बजाता है, बट उनको अकेला छोड़ो कुछ भी बजा देंगे। ये कंडक्टर के वजह से सब चलता है खेल। तो बिल्डर वो कंडक्टर है जो पूरी रचना को रचता है। पर इस केस में वो ऑर्केस्ट्रा नहीं है ना, वो तो सर्कस है अभी तो वो बिल्डर की बज नहीं जाएगी तो वो बिल्डर जब आता है तो वो प्रोफेशनलिज्म लाएगा, तो वो उसका एक मुआवजा रहता है। दैट डेवलपर एज अ प्रोफेशनल, जैसे एक आर्किटेक्ट एज अ प्रोफेशनल है, डिज़ाइन बनाएगा, एक आर्किटेक्ट लाइसनिंग करेगा, RCC वाला स्ट्रक्चरल ड्राइंग देगा, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाएगा, वैसे बिल्डर भी है जो ये सबको एक साथ करके प्रोजेक्ट चलाएगा। दूसरा एक बिल्डर का रोल है एज अ एंटरप्रूनर, एज अ रिस्क टेकर, धंधा करता है, पैसा लगाता है, रिस्क लेता है, रिवॉर्ड लेता है। तो जब मैं डेवलपमेंट मैनेजर बनता हूँ ना, तो मैं एक प्रोफेशनल बिल्डर हूँ जो रात को चैन की नींद सोता है, जिसको पिक्चर देखने जाता है, मज़े करता है, वेकेशन जाता है, क्योंकि उसको स्ट्रेस नहीं है ना कुछ। बट जब बिल्डर दोनों काम खुद करता है, पैसा भी खुद का लगाता है, रिस्क भी लेता है, चैलेंजेस भी लेता है और प्रोफेशनल भी बनता है, तब उसके ऊपर 10 साल बूढ़ा लगता है वो। और वो वाला जो काम है
वो अगर आप बोलोगे कि 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाए, हर बिल्डर मैं तो बोलता हूँ खुशी खुशी ये काम करेगा। उसको अगर फिक्स कॉम्पनसेशन, आज आर्किटेक्ट लोग 100 प्रोजेक्ट्स करते, मेबैक रोल्स रॉय खरीदते, आराम से घूमते, उनको कहाँ लेना देना तुम कब, वो बोलते मैंने समय डाला, ये काम किया, मुझे मेरा पैसा दे दो, बाकी तुम आइकॉनिक बिल्डिंग बनाओ या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट करो, मुझे क्या लेना। लेकिन इस केस में एक डेवलपर को कितना देना होता है कुछ इसके लिए? नॉर्मली 10% to 15% ऑफ द सेल्स इज द एवरेज फी। समटाइम्स प्रोजेक्ट बड़ा है, मार्की है, अच्छा है, तो 10% 8% पे भी आ सकता है, निगोशिएट हो सकता है। हर्षुल जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मुंबई में एटलीस्ट एक 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में एक इंडिविजुअली डेवलपर कितना कमाता है और गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है उस 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में, और होम बायर को कैसे बेनिफिट होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। एक एवरेज 500 मीटर का हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं सेंट्रल मुंबई में, जहाँ पे हमें FSI हाईएस्ट पकड़ता हूँ मैं, 4 FSI और फंजेबल, मतलब 5.4 की FSI हमें मिल रही है। करीबन मोटा मोटा अपने को 25-26 हज़ार फुट माल वो प्रोजेक्ट से निकलता है। अब ये 26,000 फुट में से आधा माल लेके जाता है टेनेंट, लैंडलॉर्ड या सोसाइटी, 50% के आसपास रह जाता है बिल्डर के पास। 12,500-13,000 समझो, 26,000 है तो 13 दोनों लेके गए। 13,000 और एवरेज भाव हम 50,000 का पकड़े तो 65 करोड़ हो गई लैंड वैल्यू। अब हमें सबसे पहले समझना चाहिए 500 मीटर का प्लॉट था जिसकी 65 करोड़ हमने लैंड वैल्यू चुकाई है, नॉट एज मनी बट इन मनी टर्म्स 13 लाख रुपया मीटर। आप समझ रहे हो, ये लैंड वैल्यू इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड जो हम चुका रहे हैं। इसको छोड़ के अब उनको रेंट दोगे, कॉर्पस दोगे, शिफ्टिंग दोगे, फ्लैट बना के दोगे, पार्किंग दोगे, मतलब ये 13 लाख आपका करीबन 17-18 लाख हो जाता है जब आप बाकी के खर्चे सब जोड़ोगे स्क्वायर मीटर पे। अब आप समझो, आप जिधर भी रह रहे हो हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में, आप गिनती कर लो कि 500 मीटर की ज़मीन की क्या कॉस्टिंग होती है आपके शहर में। मुंबई में तो भैया ये 18 लाख रुपया मीटर पे पहुंच जाता है। ये पहली चीज़। और इसके लिए मैं कहता हूं कि मुंबई का रीडेवलपर एक वेल्थ क्रिएटर है, इतनी ज़्यादा वेल्थ बना के देता है सोसाइटी को, और वो नेशन बिल्डर है। दूसरा, इसके बाद आप जब अप्रूवल्स के लिए जाते हो, एवरेज, क्योंकि हम एरिया देते तो हम उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट में नहीं गिन रहे उसकी वैल्यू, हम एवरेज पकड़ते हैं कि ये जो किस्म का प्रोजेक्ट है इसकी 40 करोड़ से 45 करोड़ कॉस्टिंग आती है पूरा बनाने की, प्रोजेक्ट कॉस्ट स्टार्ट टू एंड, कंस्ट्रक्शन, अप्रूवल, प्रोफेशनल्स, इंटरेस्ट, मिसेलिनियस सब पकड़ के। 45 करोड़ में से करीबन 15 करोड़ रुपया कम से कम मेरा जाता है ऑफिशियल अप्रूवल्स के अंदर। सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे 15 करोड़ अप्रूवल में चला जाता है, जिसका मीनिंग है 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट ले लेती है। 30% ऑफ द प्रोजेक्ट उसे स्क्वायर मीटर पे डिवाइड करेंगे तो अगर हम 15 करोड़ डिवाइड करें 500 मीटर से तो 3 लाख रुपया मीटर। 3 लाख रुपया मीटर आधे हिंदुस्तान की लैंड वैल्यू नहीं है जितनी गवर्नमेंट कमा लेती है। अब मजे की बात ये मिलता है गवर्नमेंट को अपफ्रंट, क्योंकि रेरा आपको उतना ही अप्रूवल देगा जितना आपके पास अप्रूवल है, और आपको अप्रूवल चाहिए तो आपको ये पैसा दे देना है। तो 15 करोड़ का खर्चा होता है कुल मिला के ये सारे अप्रूवल जिसे हम कहते हैं फुल सीसी लेने के लिए। कंस्ट्रक्शन का खर्चा तो 3,000 रुपया फुट है, हमने गिना था कितना, 26,000 फुट बांध का FSI है। 26,000 फुट को FSI करने 50,000 फुट का कंस्ट्रक्शन एरिया एवरेज आएगा, और 50,000 फुट का कंस्ट्रक्शन करने 3,000 रुपया फुट का कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, तो 15 करोड़ में हमारी बिल्डिंग तैयार हो सकती है। अब बाकी जो बचे 15 करोड़ उसमें आ गए आपके प्रोफेशनल्स के एक्सपेंसेस, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, आपका रेंट, आपका कॉर्पस, शिफ्टिंग, उनको पार्किंग सोल्यूशन जो देना है, बिल्डिंग के लिए पार्किंग बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, और फिनिशिंग करना है, तो वो बाकी के 15 करोड़ हो गए। अब ये जो आपके पास 13,000 फुट है आपने बेचा 65 करोड़ में,
तो आपको कुल मिला के मिला 20 करोड़ रुपया मुआवजा। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट में अगर कुछ भी एस्केलेशन आ गया, जैसे कि जीएसटी आ गई, एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी आ गई, ये 20 करोड़ को खाते जाएगी। इंटरेस्ट हो गया, डिले हो गया, कुछ भी हो गया, तो एवरेज आपके पास 15 करोड़ बचेंगे। तो गणित सिंपल है, आपको अप्रूवल का 15 करोड़ लगाना है अपफ्रंट, और 15 करोड़ आपको प्रॉफिट मिलेगा, रुपया मिलेगा। और इसके सामने गवर्नमेंट 15 तो पहले ही ले गई, आपको ये सब करके रिस्क करके मिलेगा 15 अंत में, लेकिन गवर्नमेंट ले गई 15 शुरू में। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट है इस स्कीम में। अब जो हमने घर बना के दे दिया, आपने खरीद लिया, 10 साल के बाद कोई कारणवश आपने बेच दिया, तो मैंने तो ड्यूटी भरी हुई थी, जीएसटी भरी हुई थी, अब आप इनको भरते, फिर से स्टैम्प ड्यूटी लेता है गवर्नमेंट, ये इनको बेचता है, वापस गवर्नमेंट लेता है स्टैम्प ड्यूटी। एक ही बनाई हुई चीज़ पे 10 बार स्टैम्प ड्यूटी लेता है गवर्नमेंट, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो जो कमाती है गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट से, इट इज़ अनबिलीवेबल। और मुंबई इसलिए महंगा है। अब आप समझो ये 500 मीटर की ज़मीन पे 65 करोड़ जो हमने पकड़े थे, हमने दिया था टू द सोसाइटी या टू लैंडलॉर्ड टेनेंट्स, और हमने दूसरे दिए 15 करोड़ गवर्नमेंट को। अगर आप ये पूरी कॉस्टिंग 80 करोड़ से कम कर दो, तो रियल एस्टेट के दाम आपके 1/3 हो जाएंगे, और अफोर्डेबल हाउसिंग इधर ही बन जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इतना चार्ज क्यों करती है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। उन्होंने खून चक लिया है। और वो सिर्फ मुंबई बीएमसी करती है, ये सिर्फ मुंबई है, ये सिर्फ मुंबई है, नॉट आउट और इंडिया। हाँ, मुंबई में, और ये फैक्ट्स है। हाँ, इवन नॉट इन केडीएमसी और अदर बी टाउन्स, कलेक्टर है, अप्रूवल नहीं है। मुंबई सिटी के अंदर जो निचोड़ा जाता है हर प्रोजेक्ट को, जितना पैसा, और इसकी तो एक रील ही बना डालो छोटी सी, जो लिया जाता है। और ये कहाँ भी आप वेरीफाई कर दो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, आपको हर आर्किटेक्ट बोलेगा ये बात तो सही है। लेकिन बाकी जगह क्या है फिर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना लेता है? बाकी है ना, जो ये 15 का खर्चा है ना, आपका सेकंड सबसे महंगा है दिल्ली। दिल्ली में ये खर्चा है ना करीबन 7.5 करोड़ के आसपास, आधा। और फिर बाकी एनसीआर में, और बाकी सब जगहों पे फिर और कम होते जाता है। इवन एज लो एज 50 lakhs to 1 crore 2 crore। लेकिन फिर मुंबई में डेवलप करने का एक डेवलपर का क्या फ़ायदा होता है तब जाके वो वहाँ करता है? इट इज़ जस्ट द अमाउंट ऑफ द सम ऑफ द अमाउंट? नहीं, टर्नओवर मिलता है ना आपको। आज 65 करोड़ एक 500 मीटर के छोटे प्रोजेक्ट पे 65 करोड़, दूसरी शहर का तो एक टाउनशिप हो गया ये 65 करोड़ टर्नओवर। सर, आपने अभी जो हिसाब बताया उसमें शुरू के 15 करोड़ बताया, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी भी तो गवर्नमेंट को जा रहा है। इसीलिए हमने 5 करोड़ वो खींच लिया था 20 करोड़ में से। तो ऐसे देखोगे तो 20 करोड़ लगाना पड़ा, तब जाके 15 करोड़ कमा पाया, और वो भी कमा पाया अंत में, गवर्नमेंट तो ले गई शुरू में। और उसके बाद वो कमाई पे भी समझो डेवलपर ने 15 करोड़ कमाए तो इनकम टैक्स तो देगा। तो हाथ में आएगा 10 करोड़। 30% तो टैक्स देगा वो। तो अभी गवर्नमेंट ने कमाए आपने 15 करोड़ नहीं, ज़्यादा कमाए, 20-25 करोड़ गवर्नमेंट ने कमाए, डेवलपर ने 10 करोड़। ऐसे तो अगर गवर्नमेंट की आप रेवेन्यू गिनोगे ना, मैं आपको बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मुंबई के अंदर गवर्नमेंट 50% ले जाता है प्रोजेक्ट का। किसी भी बड़े अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में गिनते जाओगे ना, 50% ऑफ द प्रोजेक्ट इज द गवर्नमेंट इनकम। इसलिए वो भी इतना डेवलपमेंट में सपोर्ट और वो भी रिकवरिंग, वो भी रिकरिंग। इतना सपोर्ट नहीं सपोर्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं, इतने ज़्यादा अप्रूवल मुंबई में ही है, इतने 50 अप्रूवल किधर भी नहीं है। किधर नहीं है। हमारे पास टीसीएस है, टीसीएस को एक दे दो काम कि जो अप्रूवल करना ऑनलाइन करे। चैट जीपीटी एआई अवेलेबल है, आप ओपन एआई लगा डालो, जो नक्शा जाता है 3D बिम में देख लो और सैंक्शन दे दो। इतने सारे लोग का अप्रूवल, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, डेप्यूटी एमसीओ, इतने अप्रूवल एक दूसरे में भी लॉज अटके हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर आपकी बिल्डिंग सेस्ड है तो आप म्हाडा के पास जाओ, अगर आपकी बिल्डिंग लीजहोल्ड है तो फिर आप बीएमसी एस्टेट के पास जाओ, उनके पास भी यही सब लेवल्स है। तो 21 अप्रूवल तो ऐसे ही हो जाएंगे। फिर आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है कि नहीं, उसकी एनओसी लाओ, आप में झाड़ कितना है उसकी एनओसी लाओ, आपका सीवरेज का प्लान क्या है उसकी एनओसी लाओ, आप में रोड कटिंग कितनी होगी उसकी एनओसी लाओ, 50 एनओसी लेके आओ, तब जाके एक बिल्डिंग खड़ी होगी।
और उसके बाद हर साल जो बायर है उसको प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही है। तो ये सारे टैक्स लेंगे, गवर्नमेंट बहुत कमा ले रही है। ताकि हमको रोड के साथ गोल्फ कोर्स भी मिले। इसलिए बीएमसी इज वन ऑफ द रिचेस्ट म्युनिसिपल आप कॉर्पोरेशंस। समझे। एक और टैक्स है जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, वो ओपन लैंड टैक्स। मैं चाहूंगा आप ही बताओ, क्योंकि वो कितना बड़ा टैक्स है वो लोगों को मालूम नहीं है। ओपन स्पेस डेफिशिएंसी करके टैक्स है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। जो मुंबई में जो बिल्डिंग बनती है ना, उसका जो रूल बुक है उसका नाम है DCPR, डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन एंड रेगुलेशन। मैं उसको बोलता हूँ वो डिस्क्रिशनरी कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन है, क्योंकि हर डेवलपमेंट के नॉर्म पे डिस्क्रिशन सिग्नेटरी अथॉरिटी का है। अब डिस्क्रिशन क्या है? अगर हम DCPR को पकड़ के चले ना, तो बम्बई में कोई बिल्डिंग ही नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमें जो जो लिखा है उसको आप फॉलो करने जाओ ना तो एक भी बिल्डिंग नहीं बनती। तो आप क्या मांग रहे हो? एक कंसेशन मांग रहे हो। अब ये कंसेशन जब आप मांगते हो तो वो चीज़ का BMC क्या बोलती है, भैया तुम कंसेशन मांग रहे हो तो पैसा तो देना पड़ेगा तुझे ऑफिशियली, क्योंकि मेरी सिटी पे लोड बढ़ा रहे हो, तुमने एक आइडियल आदर्श बिल्डिंग नहीं बना रहे हो। और उसका नाम है ओपन स्पेस डेफिशिएंसी। क्या मेरे को ओपन स्पेस छोड़नी चाहिए 12 मीटर, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, सर प्लीज़ कंसेशन दो, प्लॉट 500 मीटर का है, मैं कैसे छोड़ूँ 12 मीटर? 12 मीटर छोड़ूंगा, 1.5 मीटर छोड़ूंगा, मैं दूसरे के प्लॉट पे चला जाऊँगा, बिल्डिंग कैसे बनाऊँगा? ठीक है, तेरे से 12 मीटर नहीं छोड़ी जाती, 6 मीटर छोड़ दे। अब ऊपर की 6 मीटर पे तू मेरे को प्रीमियम्स भर, उसका नाम है OSD, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी प्रीमियम। और ये प्रीमियम इतना बड़ा है कि ये दूसरे 2 कोस्टल रोड बना के दे सकता है आपको, क्योंकि हर प्रोजेक्ट को कंसेशन की ज़रूरत है। तो ये एक दूसरा बड़ा मसला है जो मुंबई स्पेसिफिक है। एक और मैंने चीज़ देखी है कि अगर आपके पास ज़मीन है भी और आपने ऐसे ही रखी उसको बिना उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स तो हर चीज़ पे लगा देते हैं, आप सांस लिए तो भी टैक्स है। तो वैसे तो अगर आप देखोगे ना, एक मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपको भेजूंगा। देयर आर 60 टाइप्स ऑफ प्रीमियम्स। क्या क्या चीज़ों पे प्रीमियम, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो आप सीवरेज ज़्यादा करने वाले हो, उसका एक प्रीमियम लगा दिया जाता है। झाड़ कम कर रहे हो, उसका प्रीमियम लगाया जाता है, वगैरह वगैरह। लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन का एक टैक्स लगाया जाता है, डेवलपमेंट चार्जेस का एक प्रीमियम लगाया जाता है। 40 टाइप के प्रीमियम्स है। लगता है मतलब तुम आप कंस्ट्रक्शन हवा कर रहे हो, उसका हाँ, जो पोल्यूशन आप हो कर रहा रहे है हो, उसके ऊपर उसके वजह से मच्छर आ रहे हैं, उसका भी एक चार्जेस लगाया जाता है। मतलब ये इसका तो लिमिट ही नहीं है क्या क्या लगा है। तब जाके तो ये नंबर 15 करोड़ पे पहुंचता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द और बिजनेसमैन एक पूरा यूनिवर्स ऑफ प्रीमियम्स बना रखा है। लेकिन फिर भी डेवलपर को इसमें कमाई दिखती है, तब जाके वो इसमें इन्वॉल्व होता वो कमाई तो है, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो रिस्क है उसके सामने जो कमाई है ना, कमाई हर 5 साल कम होते जा रही है और रिस्क हर 5 साल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये रेशियो ना अनवायबल होते जा रहा है, क्योंकि कमाई कम हो रही है वो दिक्कत नहीं है, पर रिस्क भी साथ में कम होना चाहिए। रिस्क बढ़ते जा रहा है और कमाई कम होते जा रही है, वो इस सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। होप करते हैं कि बायर एटलीस्ट उसको तो विन विन मिले इस सारे एब्सोल्युटली। और ये हमें समझना जरूरी है, जितना डेवलपर फ्री रहेगा उतना क्रिएटिव रहेगा, उतनी अच्छी इमारत बनाएगा और उतना अच्छा कस्टमर को अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिलेगा। जो डेवलपर को सब बाजू से निचोड़ने की टेंडेंसी चल रही है, उसमें अल्टीमेटली नुकसान होम बायर का हो रहा है, क्योंकि उसे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट मिल रहा है। करेक्ट। तो हम हर जगह यही बोलते हैं कि हमारा अल्टीमेटली हेतु क्या रहता है कि एज अ डेवलपर मैं मेरी लेगेसी छोड़ जाऊं। मेरी लेगेसी क्या है? मेरी बनाई हुई बिल्डिंग में 50 साल लोग रहे, शांति से रहे, सुखद रहे, और वो बिल्डिंग उनको वो सब दे पाए जो वो एक मकान से एक्सपेक्ट करते थे। और वो देने के लिए आप इतना ही मत निचोड़ दो बिल्डर को कि वो दे ना पाए। अभी जाने से पहले अगर आप होम बायर्स जितने भी हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ऐसी कोई टिप्स बता सके कि वो घर खरीदने से पहले ये कुछ चीज़ें देखें एक बिल्डिंग के अंदर, एक प्रॉपर्टी के अंदर, कि वो प्रॉपर्टी जो है वो आँख मूंद कर लिया जा सकता है। गोल्डन टिप देता हूँ आपको, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो, उस आपके पास पूरे पैसे हो लेकिन एक छोटा 15-20 लाख का होम लोन करो।
बैंक जो 20 लाख के होम लोन में चेकिंग करती है ना, वो 2000 करोड़ के लोन में भी नहीं करती है, ऐसी चेकिंग करती है। और आपको फ्री में ड्यू डिलिजेंस मिल जाएगा पूरा प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि जितनी कम होती है लोन हिंदुस्तान में, उतनी चेकिंग बढ़ जाती है उस लोन की। वैसा हमारा सिस्टम है। 5000 करोड़ के लोन में तो सबसे कम चेकिंग होती है, भले वो लैंड हो या फ्लैट हो, कोई भी चीज हो। तो आप उसका आप एक लोन ले लीजिए 20 लाख का, भले वो लोन को 1 साल में बंद कर दीजिए, लोन को चलाइए मत, तो आपको फ्री में सॉलिसिटर फ्री में सॉलिसिटर मिलेगा, फ्री में सारा रिव्यू मिलेगा। और अगर बैंक मना करेगी तो ब्रांच मैनेजर को पूछिए भैया मना क्यों किया होम लोन के लिए, फिर वो बता देगा क्यों मना किया उससे। तो ये सबसे सिंपल टिप है, सबसे बेस्ट और इफेक्टिव टिप यही है। थैंक यू हर्षुल फॉर कमिंग। मेरे ख्याल से इसमें हमने न सिर्फ होम बायर के लिए जाना, हमने इवन डेवलपर्स के लिए भी सीख ली है। और ये अगर मुंबई गवर्नमेंट के कोई हायर अथॉरिटीज़ भी देख रहे हैं तो वो भी सोचेंगे डेवलपर्स के बारे में कुछ। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। बाय।